चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के द्वारा 4 मेडल आपको प्राप्त हुए। उसके पश्चात आपने सियाचिन में अपनी सेवाएं दी। वहाँ से आप यूनाइटेड नेशन के मिशन के लिए कांगो चले गए और वहाँ पे आपने अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की। तत्पश्चात भारत आगमन के उपरांत आपको राष्ट्रपति भवन में प्रतिभाजी पाटिल एवं प्रणब मुखर्जी की मुख्य सिक्योरिटी की भूमिका दी गई और साथ में ही उनके स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी थी वो भी आपको दी गई। आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और आप एक एथलीट रहे हैं और उस दौरान आपने कुल 27 मेडल जीते, जिनमें से 10 स्वर्ण पदक शामिल हैं। आपको राष्ट्रपति महोदय द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। आपने डॉक्टर कलाम साहब के साथ भी कार्य किया है और आप युद्ध में जो इंजर्ड हुए हैं या जो बलिदानी हैं उनकी सहायता के लिए आप एक कार्यक्रम चलाते हैं, सोल्जर एथन। उस कार्यक्रम के द्वारा जो भी राशि प्राप्त होती है वो युद्ध में जो भी इंजर्ड हैं या बलिदानी हैं उनके वेलफेयर के लिए काम में आती है वो राशि। आप आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के जो फिट इंडिया कार्यक्रम हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं और उसमें भी बढ़ चढ़कर आप कार्य करते हैं। तो मैं चाहता हूं सभी एक बार मेजर साहब का स्वागत करें। आज के सत्र में मेजर साहब युवाओं से संवाद करेंगे, जिसमें आप इनसे कैरियर से संबंधित, सामाजिक कार्यों से संबंधित या अपनी जो भी जिज्ञासाएं हों उनसे संबंधित आप मेजर साहब से पूछ सकेंगे। उसके पहले मैं पुस्तक परिचय के लिए आमंत्रित करूंगा योगेश जी भाई साहब से। नमस्कार, मैं योगेश कुमार शर्मा। पुस्तक परिचय के क्रम में एक पुस्तक जिसका मैं परिचय आपसे को करवाने जा रहा हूँ, राष्ट्रीय विषय को लेकर के है, समान नागरिक संहिता एक परिचर्या। ये जो पुस्तक है इसमें कुल 25 अध्याय हैं। इन 25 अध्यायों में अनेकों मनीषी चिंतकों, न्यायाधीशों, पत्रकारों, वकीलों, राजनेताओं, इनके साथ साथ जो हमारे संवैधानिक संस्थान हैं उनमें समय समय पर जो बहस हुई है उन सारे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। ये पुस्तक समान नागरिक संहिता के पक्ष में और विपक्ष में व्यक्त किए गए प्रायः सभी प्रकार के विचारों को संकलित रूप में प्रस्तुत करती है और समान नागरिक संहिता इस विषय में आपका जो दृष्टिकोण है उसको ठीक करती है। सुरुचि प्रकाशन केशव कुंज झंडेवाला द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक है। इसमें कुल 167 पृष्ठ हैं और इसका मूल्य 145 रुपये है। आप बाहर स्टॉल से इसको खरीद सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं मेजर सुरेंद्र जी पूनिया से निवेदन करूंगा कि वो सत्र का शुभारंभ करें। जय हिंद दोस्तों, इंट्रोडक्शन तो इन्होंने दे दिया, तो ये जो है मैं नहीं बोलूँगा, ये 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं। आपके जो सवाल हैं अपने करियर के बारे में या जो आपको समस्याएं एज ए स्टूडेंट आपको लगता है कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या मुझे लाइफ में क्या करना है, तो मैं मेरे जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपके जो सवाल हैं आप पूछ सकते हैं और मैं जवाब दूंगा। उनसे अगर आपको कुछ लगता है कि आप अपने जीवन में कुछ उतार सकते हैं, कहीं हेल्प हो सकती है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। आप पूछिए कोई जो सवाल पूछना है।
इतने सारे लोग हो, कोई भी सवाल पूछिए, हाथ खड़ा कीजिए, वो माइक ले जाके दे देंगे। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपको सेना में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली और फिर राजनीति में उतरने की, और आपने एथलेटिक्स में स्पोर्ट्समैन भी रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप हमें इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सर। देखो, ज़िंदगी में अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग एम होते हैं आपके। जब मैं छोटा था तो जब जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था, नवोदय विद्यालय पाटन, पूरे डिस्ट्रिक्ट से एक एग्ज़ाम होती है 5th क्लास में, और वहाँ से 80 बच्चे, 60 बॉयज़ और 20 गर्ल्स, वो एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट होके वहाँ जाते थे। तो मतलब पूरे ज़िले की जो क्रीम है, टॉप बच्चे हैं, वो वहाँ जा रहे थे। मेरी किस्मत थी, मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया, मैं वहाँ गया तो वहाँ सारे ही अच्छे से अच्छे बच्चे मिले, अलग अलग गाँवों के मिले, सब धर्मों के मिले। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को, मतलब एक सामंजस्य टाइप जो होता है कि आप बहुत सारे लोगों में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो थोड़े से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक चीज़। फिर जो टीचर्स थे वो पूरे देश से अलग अलग जगह से आए हुए थे और उन्होंने शुरू में गाइड किया। यहाँ भी राजस्थान में भी उस समय नया नया लोगों में एक क्रेज़ था। आज के ज़माने में तो बहुत सारी नौकरियाँ हो गई हैं, उस समय इंजीनियरिंग और पीएमटी, जिसको आजकल नीट बोलते हैं, तो घर वालों का भी था थोड़ा सा, कहना चाहिए कि काइंड ऑफ प्रेशर, कि हर माँ बाप चाहता है कि डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, तो थोड़ा था। और स्कूल में भी था। तो उस समय जब मैं स्कूल में था तो मेरे एक सीनियर जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, उनका नाम था इकबाल अहमद खान, आइए खान। वो हमारे बहुत ही फेवरेट टीचर थे, मैं खुद खिलाड़ी था। तो उनके भाई थे, वो सेना में थे। तो जब भी उनके भाई वहाँ आते थे तो वो हमसे मिलाते थे उनको, वो सेना में अफसर थे, और उनके साथ वो 4-5 दिन रहते थे। तो जितने खिलाड़ी लोग थे, और वो सेना का अफसर था, फिट था, तो वो दौड़ने भागने जाता था, तो सिर्फ जो फिट लोग थे वो ही उसके साथ दौड़ भाग सकते थे। जब दौड़ भाग के आते थे तो वो हमें बाहर लेके जाते थे ब्रेकफास्ट पे या चाय कॉफ़ी पे। तो फिर जब हम उनसे पूछते थे कि सर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, फिर गांव में आते थे। तो आपको पता है कि सीकर जिला आज के दिन पूरे देश में सबसे ज़्यादा फौजी हैं, वो सीकर जिले के हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। तो मेरे गांव में भी बहुत सारे फौजी, मेरे मामा भी फौजी थे, वो श्रीलंका में 1987 के अंदर जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स थी उसमें गए थे। तो इन लोगों की जो कहानियाँ थी, सेना की कहानियाँ, वो डेफिनेटली एक रोमांच, वीरता, वो एक बच्चे को, स्पेशली जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, मैं बड़े शहरों का तो अलग हिसाब किताब है जो मैं आज देख रहा हूँ। उनको तो अगर फौज पुलिस की बात बोलते हो, सेना की बात बोलते हो, तो पेरेंट्स बोलते हैं अरे नहीं बटे मत भेज दो, मर जाओगे। मतलब एक ऐसा आता है कि मर, तो भाई ऐसा है कि भगत सिंह अपने घर में कोई पैदा नहीं करना चाहता। भगत सिंह नाम बहुत अच्छा लगता है, उसकी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन किसी को तो देश के लिए भी लड़ना पड़ता है। अगर नहीं लड़ेंगे तो उधर से भाई लोग इधर तक पहुँच जाएंगे। मैंने सोचा कि यार मेरे को फौज में भी जाना है और मुझे डॉक्टर भी बनना है, तो ये एक कोई तरीका तो ऐसे निकालें। तो जो उनके भाई थे उन्होंने बताया कि आप बाहर पीएमटी कर सकते हैं, जो आज इसको नीट बोलते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर बन के आप आर्मी का एक इंटरव्यू होता है, आर्मी मेडिकल कोर का, उसके थ्रू आप सेना में डॉक्टर बन सकते हैं। दूसरा तरीका है जो थोड़ा मुश्किल है, वो है कि आर्मी एयरफोर्स नेवी की एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसका नाम है AFMC, आर्म फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे, और उसमें सीट सिर्फ 100 हैं, पूरे देश में सिर्फ 100 सीट हैं, और एग्ज़ाम 7-8 लाख लोग दे रहे हैं। तो पहले तो उसमें पहले 1000 में आना है, 1000 में आने के बाद में आपका SSB इंटरव्यू होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, वो इंटरव्यू, और फिर आपके रिटर्न के नंबर मिलेंगे, फिर कॉमन मेरिट बनेगी, फिर उस मेरिट के बाद में आपका मेडिकल होगा। तो जैसे और कोई भी मेडिकल है, उसमें अगर कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा है, किसी की आँख, हाथ, नाक, कान को कुछ है, तो वो भी डॉक्टरी कर सकता है। लेकिन सेना के अंदर सिर्फ फिट लोगों की जगह है, तो वहाँ पे न कोई रिजर्वेशन है और न कोई मतलब स्पेशली एबल्ड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ सेना में नहीं ले सकते। तो बोला उसके बाद मेडिकल होगा, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। तो हमने कहा कि सर इधर पहले 4 साल करें और फिर उसमें इंटरव्यू में जाएं, इससे बढ़िया है कि पहले ही उस मुश्किल वाले को पहले लड़ लेते हैं। तो मैं 12th के बाद में
मैं सीकर आया और मेरे एक दोस्त थे आनंद, उसको लेके मैं जयपुर गया। जयपुर जाके मैं चौड़ा रास्ता में, वहाँ पे किताबों की खूब सारी दुकानें, तो हम सुबह पहुँचे वहाँ पे और मैंने मेडिकल जो दुकानें वालों को मैंने बोला भाई ऐसा है मेरे को पीएमटी करनी है और मेरे को किताबें दे दे। तो बोला कौन सा ऑथर, तो उस समय हमें तो ऑथर का पता नहीं था कौन लेखक है। तो मैंने बोला भाई साहब ऑथर का तो नहीं पता। तो उन्होंने बोला यार फिर क्यों हैरान हो रहा तू, जब तेरे को ऑथर का ही नहीं पता तो तू पीएमटी करने चला। तो मैंने बोला भाई साहब ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा किताब किसकी बिक रही है, कौन से ऑथर की बिक रही है, वो दे दे। तो बोला हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिक रही है इसका मतलब उस ऑथर की किताब में कोई तो दम है। तो मैंने 4 ऑब्जेक्टिव किताब ली, 4 थ्योरी की किताब ली, हर सब्जेक्ट की एक एक, और उसके बाद में मैंने हर सब्जेक्ट के 4-4 जो ऑब्जेक्टिव थे वो लेके आया। तो एक पूरा कट्टा भर गया, बोरी भर गई मतलब एक किताबों की। वहाँ से हम रोडवेज में आए, यहाँ सीकर से मैं लक्ष्मणगढ़ गया, लक्ष्मणगढ़ से गांव की एक शाम को बस जाती थी 5 बजे, मैं वो कट्टा लेके बस में गांव में गया। तो उधर से मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी आ रहे थे, तो उनको लगा कि भैंस के लिए कोई खड़ है ना जो चूरी, वो सिर पे लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अरे भाई ये इन बढ़े ही गिर दे तो स्टैंड पर, और कोई लेके आ जा। तो मैंने उनको बताया नहीं, मैंने लाके किताब रखी। तो मेरी दादी थी, उसने बोला कि इसमें क्या लेके आया। मैंने बोला किताबें हैं इसमें। किस चीज़ की, मैंने कहा वो पीएमटी की तैयारी करनी है। तो जब मेरे पिताजी शाम को घर पे आए तो उनको बताया भाई ये तैयारी करना चाहता, तो मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने बोला कि मैं गांव में तेरे को नहीं रहने दूंगा। गांव में कब तैयारी होने लग गई, सीकर में उस समय CLC खुला ही था, तू जाके उधर कोचिंग कर। मैंने कहा जी मुझे कोचिंग नहीं करना। और थोड़ा सा यंग एज होती है, 16-17 साल के होते हैं, तो उसमें नए हार्मोन्स होते हैं, और आप है ना, हर लड़का अपने बाप से भिड़ने लगता है और लड़कियां अपनी माँ से भिड़ने लगती हैं। माँ उनको समझाए तो उसको लगता है माँ सबसे बड़ी दुश्मन है, और बाप बेटे को समझाए तो बेटे को लगता है बाप सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि ऐसा है नहीं। वो आपका भला चाहते हैं, लेकिन वो उम्र ही ऐसी होती है। तो मतलब काफ़ी टकराव हुआ। तो उन्होंने बोला कि चाहे मर जाऊं, मैं पैसे खर्च करने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसी भी रिश्तेदार और गाँव वालों से ये नहीं सुनना चाहता कि इस आदमी ने पैसे के चक्कर में छोरे को घर पे लाके बैठा दिया और यहाँ तैयारी करवा रहा। लोग कोटा में कर रहे हैं, LN में, और CLC में कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। तो मेरी दादी ने बोला बीच बचाव किया, और उसने बोला कि भाई 7 दिन इसको यहाँ पढ़ने दो, अगर 7 दिन में पढ़ाई नहीं करे तो इसको भेज देंगे। तो मैंने घर के जो हमारी हवेली थी उसके ऊपर जो एक रूम था जिसको माड़िया बोलते हैं, मैंने जाके उसमें मैंने किताबें रखी। और उस समय गांव में लाइट नहीं थी, तो मेरे पास लैंप और लालटेन 2 थे, क्योंकि कुछ देर बाद में लालटेन है ना उसमें काली होने लग जाती है ऊपर से, तो लाइट कम हो जाती। तो मैं लैंप और लालटेन 2 रखता था, तो मैं पढ़ता था, सोता था, नीचे आके रोटी खाता था। लेकिन गांव में मैं उस 8 महीने रहा, मेरे गांव में किसी को ये नहीं पता था कि मैं यहाँ रहता हूँ, सिर्फ मेरे घर वालों को पता। मैं बस सिर्फ नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए आता था नीचे, और फिर ऊपर जाके या सो गया, नहा लिया, पढ़ लिया, सो गया, नहा लिया, खा लिया, बस यही चक्कर चलता रहा। क्योंकि मेरे सामने टारगेट था कि इस साल अगर पढ़ाई नहीं की तो ये जो या तो SK कॉलेज या खेत में अपना फावड़ा है, इधर खेत में काम करना पड़ेगा, कस्सी चलानी पड़ेगी। तो मैं एग्ज़ाम देने गया, और मैं एग्ज़ाम दे के मैं जब बाहर निकला तो मेरे एक दोस्त हैं अशोक जाखड़, अभी यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ में पोस्टेड हैं, तो वो भी दे रहे थे। तो बोला कैसा हुआ, मैंने बोला अशोक मेरा सिलेक्शन हो गया। बोला कैसे मालूम, मैंने कहा भाई मेरे को पता है 200 नंबर का पेपर है, मैंने शायद 188 किए, एक गलत हो गया, और 187 है, तो मतलब सिलेक्शन तो होना ही है। और मेरे को अभी भी नंबर याद है, 36,457 मेरा नंबर था। और जब ऑल इंडिया रिजल्ट आया तो मेरी 6th रैंक थी ऑल इंडिया रिटन में। उसके बाद में फिर घर वालों ने बोला कि इधर SMS मेडिकल CBSE वाली में हो गया, बोला SMS पढ़ लो, क्योंकि जयपुर के नज़दीक है, बच्चा बदमाशी करे तो कान मरोड़ लेंगे, जूते लगा देंगे। तो मेरे को था कि नहीं सेना में जाना है। तो उन्होंने बोला कि पैसे दे देंगे लेकिन तेरे को ही जाना पड़ेगा। तो मैं पैसे मेरे दोस्तों को लेके गया, मैंने इंटरव्यू दिया, और फिर मैं वहाँ FMC में गया। FMC एक बिल्कुल मिलिट्री डिसिप्लिन पे कॉलेज है। बाकी मेडिकल कॉलेजों में एक हॉस्टल है, लड़का मन में आए तो कॉलेज जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए। किसी को बीड़ी सिगरेट शराब पीनी तो पिए, हॉस्टल में हर कोई घुसता नहीं है। बाकी मेडिकल कॉलेजेस में, FMC में ऐसा नहीं है। FMC में उस टाइम भी अगर आप हॉस्टल में अंदर रूम में कितने बजे आए, कितने बजे बाहर निकले, हर चीज़ का टाइम है कि सुबह 5 बजे हर जो डॉक्टर बनने वाला लड़का 1 घंटे के लिए आके एक्सरसाइज करेगा।
कभी अगर आप में से कोई बच्चा अगर एफएमसी में अभी सीकर के इस साल 17 बच्चे गए हैं, मुझे बहुत खुशी है कि बहुत लंबे समय के बाद में हमारे ज़िले के 17 बच्चे वहाँ एफएमसी में गए। और मैंने 4-5 लोगों ने मेरे से बात भी की, जिस कमरे में मैं रहता था उसमें वो अभी हैं, तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा लग रहा है, ये है। आप उनसे पूछिएगा क्या डिसिप्लिन क्या है, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होता। इससे पहले वाला सत्र था, उसमें बात हो रही थी अनुशासन। 5 बजे सबको वहाँ पे पीटी में जाना पड़ता है, फिर आके नहा के फिर आधे घंटे का टाइम है ब्रेकफास्ट का, आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, फिर यूनिफॉर्म में। ऐसा नहीं कुछ भी, बाकी मेडिकल कॉलेज में कोई जीन्स डाल के जा रहा है, कोई टी शर्ट डाल के जा रहा है, कोई आधे बाजू का शर्ट पहन रहा है, कोई कुर्ता पहन के जा रहा है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर यूनिफॉर्म में आपको जाना है। पूरी कॉलेज चलेगी, लंच के बाद में फिर क्लासेज चलेंगी, शाम को गेम्स टाइम होगा, और रात को 11 बजे लाइट बंद है। बंद मतलब बंद है, क्योंकि आपको 6 घंटे सोना भी है। तो वो एक बहुत अच्छा हुआ मेरी लाइफ में, डिसिप्लिन आ गया, मैं डॉक्टर बना, आर्मी ज्वाइन किया, और उसके बाद में तो फिर आपने बोला कि खिलाड़ी, तो मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उसमें जिनको एवरेस्ट, हमारी कॉलेज में ऐसे बच्चे हैं जो एवरेस्ट भी चढ़े हैं। हमारी कॉलेज में ऐसे लोग हैं जो इंडिया की लड़कियों की हॉकी टीम थी उसकी कैप्टन रही हुई है। आप सोच सकते हैं, डॉक्टर है लेकिन भारत की हॉकी टीम की कैप्टन है। हमारे कॉलेज में वो वाले बच्चे भी रहे जो इंडिया के लिए खेले, नेशनल खेले, सेफ गेम खेले, मेडल लेके आए। तो और साइंटिफिक सोसाइटी में बीबीसी मास्टरमाइंड क्विज होती है, जो दुनिया भर के सारे बच्चे जिनका क्विज कंपटीशन होता है। जब मैं पढ़ रहा था तो 4 साल में सिर्फ हमारी कॉलेज एक बार सेकंड आया, अदरवाइज पूरी दुनिया में क्विज में नंबर 1 रहता था। सो आप अंदाज लगाओ कि वो एक इतना अच्छा लेवल है। मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आपके जो जानकार बच्चे हैं उनको बोलो कि वैसी कॉलेज में जाएं, आप पढ़ेंगे, आपको देख के आपके आस पड़ोसी हैं वो भी थोड़ा सा इंस्पायर होंगे। फिर इन्होंने पूछा कि सेना का मैंने बता दिया कि कैसे मैं इंस्पायर हुआ, डॉक्टर बनना था, बन गए, फिर मैंने स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन कर लिया। गेम्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं अगर नहीं खेलूं तो मैं मतलब किसी न किसी से फिर मुझे झगड़ा करना होता है। तो मतलब मेरा जो टेंशन दूर करने का जो एक रास्ता है वो है एक्सरसाइज, कि मेरे को दुनिया में कितना भी काम करवा लो। कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? गधा, है ना। लोग गधे की बेइज्जती करते हैं, लेकिन गधा बहुत मेहनती होता है, काम बहुत करता है। तो मेरे से आप उससे भी ज़्यादा काम करवा सकते हो, लेकिन मेरे को उसके लिए बाद में आपको मेरे को 1-1.5 घंटा खेलने के लिए देना पड़ेगा। मैं बच्चों के साथ खेल सकता हूँ, मैं बड़ों के साथ खेल सकता हूँ, किसी भी गेम में डाल दो, दौड़ा लो, भगा लो, कुछ भी करवा लो। और मैं अभी लास्ट ईयर मैं अपने यहाँ सीकर के बहुत अच्छे रनर हैं, पवन जी डाका, बहुत अच्छे रनर हैं, वो हर मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं और पुराने फौजी हैं। तो वो बॉम्बे आए, बोला मेरे साहब आपको भी दौड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो मैराथन दौड़ा नहीं कभी, मैं तो 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ। बोला नहीं दौड़ना पड़ेगा, फौज के आदमी है। तो हमने जानबूझ के फिर फॉर्म भर दिया कि दौड़ते हैं। फिर मैं मेरी वाली उम्र में पूरे इंडिया में 3rd आ गया, ऐसे ही उस दिन ही दौड़ के भागे। तो आप 2 चीज़ समझो, जो आदमी एक्सरसाइज करता है 2 चीज़ होती हैं उससे। एक आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, एक आपका जो गुस्सा आ रहा है खुद पे, पड़ोसियों पे, दोस्तों पे, पेरेंट्स पे, टीचर्स पे, सिचुएशन पे, वो सारा गुस्सा आपका थकाउट में निकल जाएगा, पसीना आएगा, और वो जो दिमाग में टेंशन हो रहा है वो सारा दूर हो जाएगा। अच्छी नींद आएगी तो अगले दिन आप ढंग से पढ़ पाओगे। आप खुद बताओ, शीशे के सामने आप जब जाके खड़े होगे, आपको लगेगा यार मैं मोटा हो गया, बीमार पड़ जाओगे, नींद नहीं आ रही है, डकार आ रही है, एसिडिटी हो गई, पेट बढ़ गया। लास्ट ईयर जो जीन्स पहन रहे थे वो जीन्स आ ही नहीं रही है, अब दूसरे को देनी पड़ रही है। मैंने तो फौज में, मैं जब से मैं 96 में मैंने एफएमसी ज्वाइन किया, तब के निक्कर, तब की पैंट, तब के जीन्स, तब की टी शर्ट मैं आज भी पहन सकता हूँ सेम। मैं आगे नहीं जाने दिया उसको। कोशिश करूँगा कि जब तक जाएं लकड़ियों में तब तक उतना ही फिट रहें कि मतलब ज़्यादा पेट वेट न है, फालतू में बीमार ना पड़े। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका परिवार भी, मतलब अगर एक अच्छे फिट आदमी, हेल्दी आदमी से मिलते हो तो आपको थोड़ा सुकून मिलता है। अगर मैं अनफिट होता हूँ तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान मुझे होगा। नींद खराब, बीपी की गोलियां, डायबिटीज़ की गोलियां, कभी कैंसर, कभी ये हो गया, कभी घुटनों की तकलीफ, रात को नींद नहीं आ रही। तो इसलिए मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जो पढ़ रहे हैं सारे के सारे बच्चे, कैसे भी करके, अगर आप दौड़ नहीं सकते कोई बात नहीं, आप चल तो सकते हो, तो आप फास्ट वॉक करो 1 घंटा, थोड़ा सा पसीना निकाल लो। सुबह की नींद सबको अच्छी लगती है, मैं आपको बता रहा हूँ।
आप भी सारे उठ जाते हैं 5 बजे, लेकिन शायद फिर वापस सोचते हैं थोड़ी सी देर और सो लें, पंखो चला के, और नींद नहीं भी आ रही है ना तो ऐसे ही कंबल या रजाई डाल के जानबूझ के लेटे हुए, जागे हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी नींद आती है, वो मेरे को भी आती है। लेकिन मैंने एक तरीका निकाल रखा कि अगर मैं जागने के बाद में पहले 5 मिनट में खड़ा होके अगर मैं नहीं गया पानी पीने या नहाने, तो फिर मैं वापस मेरे को सोना ही पड़ेगा। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, सब लोग एक जैसे, सबको अच्छी लगती है सुबह की नींद। तो मैंने एक मंत्र फौज में, हमारे फौज में थोड़ा सा वो चलता है, तो क्या करते हैं, नींद सबको आ रही है तो क्या कर दिया फौज में कि सब सुबह सुबह सबको सेव बना के जाना पड़ता है, लड़कियों को अपने बाल बांध के जाना पड़ता है। तो अब अगर मैं सेव कर, मैं लेट हो गया, मैं सोचता हूँ 5 मिनट और सो लूँ, लेट हो गया, उसको क्या मालूम पड़ रहा है कि मैंने सेव की ना की, लेकिन पता पड़ता है। और जब मैंने सेव नहीं की तो दीवार है ना, दीवार पे जाके मेरी ठोड़ी रगड़ेंगे वो, तो यहाँ से ठोड़ी मेरी छिल जाएगी, खून आएगा, अगले दिन दाढ़ी करते हुए मुझे दर्द होगा। तो उसके बाद में मैं कभी भी ऐसा मौका नहीं दूंगा कि मतलब ऐसा ना। तो अगर किसी लड़की ने बाल खुले छोड़ रखे और वो नहीं गई, तो उसके बालों में इतना सारा तेल लगा देंगे 2 दिन के लिए कि वो फिर हमेशा अपने बाल साफ सुथरे करके ही जाएगी। डिसिप्लिन का तरीका है, प्यार से नहीं मानते तो दूसरे तरीके से सिखाना पड़ता है। तो आप एक्सरसाइज जरूर करें, बाकी सब चीज़ें लाइन पे आ जाती हैं। टाइम लगता है, एक दिन में न सिलेक्शन होता, एक दिन में न कोई बच्चा टॉप हो सकता, एक दिन में न किसी की हेल्थ बन सकती, न किसी की बिगड़ सकती, एक दिन में कुछ नहीं होगा। और अगर सतत प्रयास होंगे तो गाँव के अंदर, यहाँ मेरे पुराने जो बुजुर्ग बैठे हैं, साथी बैठे हैं, आप उनसे पूछ लो, गाँव में पुराने टाइम पे कुएं से जो पानी निकालते थे चड़स से, तो ऊंट या बैल से पानी निकालते थे। तो वहाँ एक पत्थर लगा होता था और वो रस्सी उस पत्थर पे चलती है। पत्थर कितना मजबूत होता है और रस्सी कितनी कमज़ोर होती है, लेकिन गांव में जाके देखना उस कुएं के ऊपर वो पत्थर है ना, घिस घिस के उसमें इतने बड़े गड्ढे पड़ गए। कहने का मतलब, अगर आप चाहे कितने भी कमज़ोर क्यों नहीं हो, लेकिन अगर मेहनत और सतत प्रयास होगा तो कितना भी बड़ा टारगेट क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा टारगेट क्यों नहीं हो, आप हासिल कर सकते। जय हिंद सर। मेरा नाम विकास है और मैं जम्मू से हूँ। मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट लाइफ में आर्मी के प्रति स्टूडेंट्स को रहता ही है, ऐसा कहा जाए कि पहला प्यार आर्मी होती है। तो मेरा भी था, तो किसी कारणवश एनडीए नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद मोटिवेशन काफ़ी डाउन हो गया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, अब रहने दो, कुछ नहीं हो सकता। और मुझे ये भी नहीं पता था क्योंकि CDS नाम का या आगे भी कोई ऐसे एग्ज़ाम है जिससे मतलब आर्मी में जाया जा सकता है। तो फिर आर्मी वालों को देखता था जम्मू, वहाँ पे मिलिट्री एरिया में, तो दिल में रहता तो था कि आर्मी में जाना है, तो वो मोटिवेशन डाउन हो जाता था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो मोटिवेशन को हाई रखने के लिए हम क्या करें? मतलब कोई भी आप काम करते हैं एज ए स्टूडेंट, आप पहले खुद से एक सवाल पूछो, वाई आर यू डूइंग दैट, क्यों कर रहे हो वो काम। आपको डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है? 3-4 सवाल सामने आएंगे आपको। पहला, कुछ लोगों को ये आता है कि यार मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, मेरा परिवार जो मेरे पे इतना फ़ख्र करता है उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, मेरे परिवार की इज्जत बढ़ जाएगी, मेरी ज़िंदगी मतलब डावाडोल नहीं रहने वाली। किसी का मकसद होता है कि मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे डॉक्टर बनना है। ऐसे 3-4 आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बनना है। तो जैसे आपका है कि मुझे सेना में जाना है, और फिर आपका मोटिवेशन है और फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो जो टारगेट है वो आपको खुद से पूछना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि सेना में जाने वाला ही बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है। देश में इतने सारे प्रोफेशंस हैं और हर की अपनी अपनी काबिलियत है। मैं जो साइंटिस्ट हैं, इसरो के साइंटिस्ट हैं, मतलब वो भी सोल्जर हैं यार, वो रात से लेके सुबह तक, मतलब उन्होंने सारा चांद के ऊपर हिंदुस्तान को भेज दिया। मतलब कोई कम नहीं है, किसी सोल्जर से कम नहीं है वो। और जो यहाँ प्रोफेसर हैं, जो टीचर्स हैं, वो समाज के राष्ट्र सुधारक हैं, राष्ट्र निर्माणक हैं, देश को वो बना रहे हैं, तो वो भी कम नहीं है। लेकिन सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि आपका सवाल है मैं सेना में जाना चाहता हूँ, आप खुद से पूछो क्यों जाना चाहता हूँ, वो आग कितनी तीव्र है। जैसे एक छोटे से बच्चे को, अभी मेरी सिस्टर का बेटा है,
तो जब वो मेरे को देखता है तो बोलता है मामा जी मुझे फौज में जाना है। अपनी बुआ जी को देखता है तो बुआ जी मुझे डॉक्टर बनना है। जब वो किसी अपने भाई को देखता है, वो इनफील्ड पे होता है, तो बोलता है कि मुझे मोटर बाइक ग्रांड प्री में जाना है, मुझे फार्मूला 1 चलाना है, क्योंकि अभी बच्चा हो तो है ना, दिमाग भागता है, इधर उधर भाग रहा है उसका। लेकिन एक बार जब आप 8th 9th तक आते हो, 10th तक आते हो, तो लगभग आपको अंदर से फीलिंग आने लगती है कि आप अपने आप को उस रूप में देखने लगते हैं कि जैसे मैं फौज के बारे में सोचता, मैं अपने आप को यूनिफॉर्म में विजुअलाइज करता था। और एक है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति, वो बहुत बड़ी शक्ति है। और मोदी जी भी हमेशा ये बोलते हैं कि आप कल्पना कीजिए कि 10 साल बाद में देश ऐसा होने वाला है। अगर आप कल्पना ही नहीं करेंगे खुद के बारे में, तो आप खुद को सोचिए कि मैं मिलिट्री में जाऊंगा, मैं ऐसा होगा, मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं बॉर्डर पे होऊंगा या मैं किसी जगह होऊंगा, मैं टैंक चला रहा हूँ या मैं फाइटर जेट चला रहा हूँ। अपने आप को सोचो वैसे। और जब मैं इंडिया खेल रहा था तो मेरे कोच थे एक इंदर साहब, ये अपने झुंझुनू के थे, तो वो मेरे को एक दिन ले जाके मेरे को ले गए स्टेडियम में, और वहाँ पे होता है ना पोडियम, जिस पे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो घूमते घूमते मेरे को वहाँ ले गए, तो मेरे को लगा शायद कुछ बात करने वाले होंगे, तो मेरे को ले जाके बोले कि बेटा ये जो है ना, ये तू इस पे नंबर 1 पे खड़ा हो, एक बार मैं फ़ोटो लेता हूँ। तो मैंने कहा कोच साहब इधर तो कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा है स्टेडियम, फ़ोटो का क्या करेंगे। बोला नहीं तू खड़ा हो एक बार इस पर। तो मैंने कहा हो गया कोच साहब, ले ली क्या फ़ोटो, ले ली। फिर वो चुप हो गए। फिर वापस जब आने लगे तो राष्ट्रपति भवन में जब वापस पहुँचे तो उन्होंने मेरे को बोला कि कैसा लगा तेरे को। मैंने कहा लगा कैसा, मतलब आपको फ़ोटो लेनी थी, ले लिया आपने। बोला नहीं, अब ये सोच कि यहाँ कोई नहीं खड़ा था और तू उस जगह पे खड़ा। अब ये सोच कि पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है, जनता चीख रही है, चिल्ला रही है, अलग अलग देशों के लोग खेल रहे हैं, और फिर तू उस पोडियम पे खड़ा है। और अब ये सोच कि भारत का झंडा ऊपर जा रहा है, और अब ये सोच कि नेशनल एंथम बज रहा है। सोचो कि ऐसे फील कर। तो मैंने जैसे आंखें बंद करके मैंने ऐसे सोचना शुरू किया, तो मतलब एक कुछ कल्पना में कोई चित्र बनने लगता है कि इतनी सारी जनता है, वो बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि ओके पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है, और भी एथलीट्स हैं, और मतलब रिजल्ट सुनाया जा रहा है, और फिर आपको बुलाया जा रहा है, मेडल दिया जा रहा है, फिर भारत का झंडा ऊपर जा रहा है और नेशनल एंथम बज रहा है। तो जब वो सोचा तो सोचते ही मेरे ऊपर इतना अपने आप अंदर से इतना बड़ा सेल्फ इंस्पिरेशन और दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के प्रति, सबसे पहले खुद के प्रति, फिर कोच के प्रति, फिर टास्क के प्रति, फिर देश के प्रति। फिर मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर मैं हर दिन है ना, मैं जब सुबह उठता था तो मेरे दिमाग में बस कोच साहब ने बोला कुछ नहीं सोचना, जब भी तेरे को लगे कि आज टर्निंग नहीं करनी है, छोड़ ना, रोजाना टर्निंग करते हैं, एक दिन की बात है, दोस्त आए चलो मूवी चलते हैं, आज दोस्त आए चलो पार्टी करते हैं, चलो आज माँ बाप आए गांव से थोड़ा सा टाइम इनके निकालते हैं, रोजाना थोड़ना आते हैं, 2 घंटे छोड़ते हैं इनके साथ निकालते। जब भी तेरे को डाउट हो तू बस सिर्फ ये सोच। और मैंने सोचा, उसके बाद में मेरे मदर फादर यहाँ से राजस्थान से राष्ट्रपति भवन मेरे पास रुकने गए थे, वो 1 महीने रुके वहाँ पे। मेरी माँ मेरे को बोली एक दिन कि बेटा मैं क्या भी आ गई, तू दिन के चलो जाए बटे, तू सिर्फ ब्रेकफास्ट करना हुए भी के बाद में तू राष्ट्रपति के साथ चलो जाए, शाम को आवे ड्रेस चेंज करे ओजू भी कोच के साथ चलो जाए, तू रात ने 10 बजे आऊँ ताने मैं तो सो जाऊँ। तो सिर्फ तेरे मुँह 2-3 बार तन देखा अति तो भाई फोन पर ही बात हो जाती, घर को खेत को काम रुक रहे, लेकिन मैं सुनता रहा। लेकिन मेरे को ये पता था कि ये तो अपने ही लोग हैं, इनको बाद में समझा दूंगा। लेकिन मेरे को वो जो चित्र था ना, वो बार बार मेरे दिमाग में चलता रहा। तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, आप सोचिए उस चीज को कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आप प्रोफेसर बनने वाले हैं, जैसे आपको पढ़ा रहे हैं मान लो प्रोफेसर, तो आप अपने आप को देखो कि जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे और आज आप प्रोफेसर में कमियां निकाल रहे हैं कि ये प्रोफेसर साहब अगर ऐसे पढ़ा देते तो शायद हम इसको ढंग से समझ लेते। तो अब सोचो कि जब मैं प्रोफेसर बन गई तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो ये सब चीजें मेरे प्रोफेसर की जो अच्छी चीजें हैं वो तो लागू कर ही दूंगी, लेकिन जो मेरे दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं वो भी मैं ऐड करके मैं बच्चों को एक बहुत ही नए तरीके से और उच्च कोटि की मैं शिक्षा देने की कोशिश करूंगी। तो वो जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, मोटिवेशन क्षणिक होता है। यहाँ अभी थोड़ी देर आप मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है,
अगर मैं अभी सेना की कोई स्टोरी सुनाऊँ, आपको जोश में ला दूँ, तो आपके हाथ में गन दे दूँ, तो अभी तो आप 5 मिनट तो शायद गोली वोली भी चला देंगे, लेकिन 2 घंटे बाद में वो जोश है ना फुस हो जाता है। तो मोटिवेशन है ना क्षणिक होता है, मोटिवेशन बहुत देर नहीं चलता। टैलेंट है, टैलेंट भी बहुत, अकेला टैलेंट नहीं चलता, बहुत थोड़ी देर के लिए मतलब तड़पड़ाता है, फिर वो गिर जाता है। हार्ड वर्क, कठोर मेहनत, मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर मेरे को कोई मेरी टीम में बोले कि ये बहुत टैलेंटेड आदमी है और एक आदमी हार्ड वर्किंग है, लेकिन टैलेंट वाला आदमी है, वो है ना एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ता है कि मैं तो पढ़ लूँगा यार, मेरे को सब कुछ आता मैं देख लूँगा, तो मैं उस वाले बंदे को मेरी टीम में नहीं लूँगा। मैं सिर्फ जो हार्ड वर्क वाला है, चाहे दिमाग कम हो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ भरोसा है कि ये आदमी छोड़ेगा नहीं, ये आदमी लगा रहेगा, और जो हार्ड वर्क करते हैं वो जीतते हैं। तो आप दोस्त, जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, जितने भी यंग लोग बैठे हैं जो भी करना चाहते हैं, किसान भी तो सोचता है कि मैं बरसक हो जहाँ खेत में आप फसल बोऊंगा, अभी के बाद में फसलियाँ होगी तो शायद इस साल मेरा तो नाज होगा, अदरवाइज तो थोड़े दिनों बाद में मोटिवेशन कम होने लगता है ना। तो आप इसीलिए किसान हर दिन सुबह उठ के जाता है, फसल से पहले भी चाहे ओले पड़ जाएं, लेकिन रोज जाता है, रोज जाता है। और जब फसल काट लेते हैं तो भी किसान खेत में जब तक सुबह, ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा किताब किसकी बिक रही है, कौन से ऑथर की बिक रही है, वो दे दे। तो बोला हाँ ये बात ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिक रही है, इसका मतलब उस ऑथर की किताब में कोई तो दम है। तो मैंने 4 ऑब्जेक्टिव किताब ली, 4 थ्योरी की किताब ली, हर सब्जेक्ट की एक, और उसके बाद में मैंने हर सब्जेक्ट के 4 जो ऑब्जेक्टिव थे वो लेके आया। तो एक पूरा कट्टा भर गया, बोरी भर गई मतलब एक किताबों की। वहाँ से हम रोडवेज में आए, यहाँ सीकर से मैं लक्ष्मणगढ़ गया, लक्ष्मणगढ़ से गांव की एक शाम को बस जाती थी 5 बजे, मैं वो कट्टा लेके बस में गांव में गया। तो उधर से मेरे पिताजी और मेरे ताऊ जी आ रहे थे, तो उनको लगा कि भैंस के लिए कोई खड़ है ना जो चूरी, वो सिर पे लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला अरे भाई ये इन बढ़े ही गिर दे तो स्टैंड पर, और कोई लेके आ जा। तो मैंने उनको बताया नहीं, मैंने लाके किताब रखी। तो मेरी दादी थी, उसने बोला कि इसमें क्या लेके आया। मैंने बोला किताबें हैं इसमें। किस चीज़ की? मैंने कहा वो पीएमटी की तैयारी करनी है। तो जब मेरे पिताजी शाम को घर पे आए तो उनको बताया भाई ये तैयारी करना चाहता, तो मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने बोला कि मैं गांव में तेरे को नहीं रहने दूंगा। गांव में कब तैयारी होने लग गई, सीकर में उस समय CLC खुला ही था, तू जाके उधर कोचिंग कर। मैंने कहा जी मुझे कोचिंग नहीं करना। और थोड़ा सा यंग एज होती है, 16-17 साल के होते हैं, तो उसमें नए हार्मोन्स होते हैं, और आप है ना, हर लड़का अपने बाप से भिड़ने लगता है और लड़कियां अपनी माँ से भिड़ने लगती। माँ उनको समझाए तो उसको लगता है माँ सबसे बड़ी दुश्मन है, और बाप बेटे को समझाए तो बेटे को लगता है बाप सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि ऐसा है नहीं। वो आपका भला चाहते हैं, लेकिन वो उम्र ही ऐसी होती है। तो मतलब काफ़ी टकराव हुआ। तो उन्होंने बोला कि चाहे मर जाऊं, मैं पैसे खर्च करने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसी भी रिश्तेदार और गाँव वालों से ये नहीं सुनना चाहता कि इस आदमी ने पैसे के चक्कर में छोरे को घर पे लाके बैठा दिया और यहाँ तैयारी करवा रहा है। लोग कोटा में कर रहे हैं, LN में, और CLC में कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा। तो मेरी दादी ने बोला बीच बचाव किया, और उसने बोला कि भाई 7 दिन इसको यहाँ पढ़ने दो, अगर 7 दिन में पढ़ाई नहीं करे तो इसको भेज देंगे। तो मैंने घर के जो हमारी हवेली थी उसके ऊपर जो एक रूम था जिसको माड़िया बोलते हैं, मैंने जाके उसमें मैंने किताबें रखी। और उस समय गांव में लाइट नहीं थी, तो मेरे पास लैंप और लालटेन 2 थे, क्योंकि कुछ देर बाद में लालटेन है ना उसमें काली होने लग जाती है ऊपर से, तो लाइट कम हो जाती। तो मैं लैंप और लालटेन 2 रखता था, तो मैं पढ़ता था, सोता था, नीचे आके रोटी खाता था। लेकिन गाँव में मैं उस 8 महीने रहा, मेरे गाँव में किसी को ये नहीं पता था कि मैं यहाँ रहता हूँ, सिर्फ मेरे घर वालों को पता। मैं बस सिर्फ नहाने के लिए, फ्रेश होने के लिए आता था नीचे, और फिर ऊपर जाके या सो गया, नहा लिया, पढ़ लिया, सो गया, नहा लिया, खा लिया, बस यही चक्कर चलता रहा। क्योंकि मेरे सामने टारगेट था कि इस साल अगर पढ़ाई नहीं की तो ये जो या तो SK कॉलेज या खेत में अपना फावड़ा है, इधर खेत में काम करना पड़ेगा, कस्सी चलानी पड़ेगी। तो मैं एग्ज़ाम देने गया, और मैं एग्ज़ाम दे के मैं जब बाहर निकला तो मेरे एक दोस्त हैं अशोक जाखड़, अभी यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ में पोस्टेड हैं, तो वो भी दे रहे थे। तो बोला कैसा हुआ? मैंने बोला अशोक मेरा सिलेक्शन हो गया। बोला कैसे मालूम? मैंने कहा भाई मेरे को पता है 200 नंबर का पेपर है, मैंने शायद 188 किए, एक गलत हो गया, और 187 है, तो मतलब सिलेक्शन तो होना ही है। और मेरे को अभी भी नंबर याद है, 36,457 मेरा नंबर था। और जब ऑल इंडिया रिजल्ट आया तो मेरी 6th रैंक थी ऑल इंडिया रिटन में। उसके बाद में फिर घर वालों ने बोला कि इधर SMS मेडिकल CBSE वाली में हो गया, बोला SMS पढ़ लो क्योंकि जयपुर के नज़दीक है।
बच्चा बदमाशी करे तो कान मरोड़ लेंगे, जूते लगा देंगे। तो मेरे को था कि नहीं, सेना में जाना है। तो उन्होंने बोला कि पैसे दे देंगे लेकिन तेरे को ही जाना पड़ेगा। तो मैं पैसे मेरे दोस्तों को लेके गया, मैंने इंटरव्यू दिया और फिर मैं वहाँ एफएमसी में गया। एफएमसी एक बिल्कुल मिलिट्री डिसिप्लिन पे कॉलेज है। बाकी मेडिकल कॉलेजों में एक हॉस्टल है, लड़का मन में आए तो कॉलेज जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए। किसी को बीड़ी सिगरेट शराब पीनी तो पिए, हॉस्टल में हर कोई घुसता नहीं है। बाकी मेडिकल कॉलेजेस में, एफएमसी में ऐसा नहीं है। एफएमसी में उस टाइम भी अगर आप हॉस्टल में अंदर रूम में कितने बजे है, कितने बजे बाहर निकले, हर चीज़ का टाइम है कि सुबह 5 बजे हर जो डॉक्टर बनने वाला लड़का 1 घंटे के लिए आके एक्सरसाइज करेगा। कभी अगर आप में से कोई बच्चा अगर एफएमसी में अभी सीकर के इस साल 17 बच्चे गए, मुझे बहुत खुशी है कि बहुत लंबे समय के बाद में हमारे ज़िले के 17 बच्चे वहाँ एफएमसी में गए। और मैंने 4-5 लोगों ने मेरे से बात भी की, जिस कमरे में मैं रहता था उसमें वो अभी हैं। तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा लग रहा है, ये है। आप उनसे पूछिएगा क्या डिसिप्लिन क्या है। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं होता। इससे पहले वाला सत्र था, उसमें बात हो रही थी अनुशासन। 5 बजे सबको वहाँ पे पीटी में जाना पड़ता है, फिर आके नहा के फिर आधी घंटे का टाइम है ब्रेकफास्ट का, आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। फिर यूनिफॉर्म में, ऐसा नहीं कुछ भी। बाकी मेडिकल कॉलेज में कोई जीन्स डाल के जा रहा है, कोई टी शर्ट डाल के जा रहा है, कोई आधे बाजू का शर्ट पहन रहा है, कोई कुर्ता पहन के जा रहा है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर यूनिफॉर्म में आपको जाना है। पूरी कॉलेज चलेगी, लंच के बाद में फिर क्लासेज चलेंगी, शाम को गेम्स टाइम होगा और रात को 11 बजे लाइट बंद है। बंद मतलब बंद है, क्योंकि आपको 6 घंटे सोना भी है। तो वो एक बहुत अच्छा हुआ मेरी लाइफ में, डिसिप्लिन आ गया। मैं डॉक्टर बना, आर्मी ज्वाइन किया और उसके बाद में तो फिर आपने बोला कि खिलाड़ी, तो मेडिकल कॉलेज है लेकिन उसमें जिनको एवरेस्ट, हमारी कॉलेज में ऐसे बच्चे हैं जो एवरेस्ट भी चढ़े हैं। हमारी कॉलेज में ऐसे लोग हैं जो इंडिया की लड़कियों की हॉकी टीम थी उसकी कैप्टन रही हुई है। आप सोच सकते हैं, डॉक्टर है लेकिन भारत की हॉकी टीम की कैप्टन है। हमारे कॉलेज में वो वाले बच्चे भी रहे जो इंडिया के लिए खेले, नेशनल खेले, सेफ गेम खेले, मेडल लेके आए। तो और साइंटिफिक सोसाइटी में बीबीसी मास्टरमाइंड क्विज होती है, जो दुनिया भर के सारे बच्चे जिनका क्विज कंपटीशन होता है। जब मैं पढ़ रहा था तो 4 साल में सिर्फ हमारी कॉलेज एक बार सेकंड आया, अदरवाइज पूरी दुनिया में क्विज में नंबर 1 रहता था। सो आप अंदाज़ लगाओ कि वो एक इतना अच्छा लेवल है। मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आपके जो जानकार बच्चे हैं उनको बोलो कि वैसी कॉलेज में जाएं। आप पढ़ेंगे, आपको देख के आपके आस पड़ोसी हैं वो भी थोड़ा सा इंस्पायर होंगे। फिर इन्होंने पूछा कि सेना का मैंने बता दिया कि कैसे मैं इंस्पायर हुआ। डॉक्टर बनना था, बन गए। फिर मैंने स्पेशल फोर्सेज ज्वाइन कर लिया। गेम्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन मैं अगर नहीं खेलूं तो मैं मतलब किसी न किसी से फिर मुझे झगड़ा करना होता है। तो मतलब मेरा जो टेंशन दूर करने का जो एक रास्ता है वो है एक्सरसाइज। कि मेरे को दुनिया में कितना भी काम करवा लो, कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? गधा, है ना। लोग गधे की बेइज्जती करते हैं, लेकिन गधा बहुत मेहनती होता है, काम बहुत करता है। तो मेरे से आप उससे भी ज़्यादा काम करवा सकते हो, लेकिन मेरे को उसके लिए बाद में आपको मेरे को 1-1.5 घंटा खेलने के लिए देना पड़ेगा। मैं बच्चों के साथ खेल सकता हूँ, मैं बड़ों के साथ खेल सकता हूँ। किसी भी गेम में डाल दो, दौड़ा लो, भगा लो, कुछ भी करवा लो। और मैं अभी लास्ट ईयर मैं अपने यहाँ सीकर के बहुत अच्छे रनर हैं, पवन जी ढाका, बहुत अच्छे रनर हैं। वो हर मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं और पुराने फौजी हैं। तो वो बॉम्बे आए, बोला मेरे साहब आपको भी दौड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो मैराथन दौड़ा नहीं कभी, मैं तो 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ। बोला नहीं, दौड़ना पड़ेगा, फौज के आदमी है। तो हमने जानबूझ के फिर फॉर्म भर दिया कि दौड़ते हैं। फिर मैं मेरी वाली उम्र में पूरे इंडिया में 3rd आ गया, ऐसे ही उस दिन ही दौड़ के भागे। तो आप 2 चीज़ समझो, जो आदमी एक्सरसाइज करता है 2 चीज़ होती हैं उससे। एक आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है, एक आपका जो गुस्सा आ रहा है खुद पे, पड़ोसियों पे, दोस्तों पे, पेरेंट्स पे, टीचर्स पे, सिचुएशन पे, वो सारा गुस्सा आपका थकावट में निकल जाएगा, पसीना आएगा और वो जो दिमाग में टेंशन हो रहा है वो सारा दूर हो जाएगा। अच्छी नींद आएगी तो अगले दिन आप ढंग से पढ़ पाओगे। आप खुद बताओ, शीशे के सामने आप जब जाके खड़े होगे आपको लगेगा यार मैं मोटा हो गया, बीमार पड़ जाओगे, नींद नहीं आ रही है, डकार आ रही है, एसिडिटी हो गई, पेट बढ़ गया। लास्ट ईयर जो जीन्स पहन रहे थे वो जीन्स आ ही नहीं रही है, अब दूसरे को देनी पड़ रही है। मैंने तो फौज में, मैं जब से मैं 96 में मैंने एफएमसी ज्वाइन किया, तब के निक्कर, तब की पैंट, तब के जीन्स, तब की टी शर्ट मैं आज भी पहन सकता हूँ सेम।
मैं आगे नहीं जाने दिया उसको। कोशिश करूँगा कि जब तक जाएं लकड़ियों में तब तक उतना ही फिट रहें कि मतलब ज़्यादा पेट वेट न है, फालतू में बीमार ना पड़े। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका परिवार भी, मतलब अगर एक अच्छे फिट आदमी, हेल्दी आदमी से मिलते हो तो आपको थोड़ा सुकून मिलता है। अगर मैं अनफिट होता हूँ तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान मुझे होगा। नींद खराब, बीपी की गोलियां, डायबिटीज़ की गोलियां, कभी कैंसर, कभी ये हो गया, कभी घुटनों की तकलीफ, रात को नींद नहीं आ रही। तो इसलिए मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जो पढ़ रहे हैं सारे के सारे बच्चे कैसे भी करके, अगर आप दौड़ नहीं सकते कोई बात नहीं, आप चल तो सकते हो, तो आप फास्ट वॉक करो 1 घंटा, थोड़ा सा पसीना निकाल लो। सुबह की नींद सबको अच्छी लगती है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी सारे उठ जाते हैं 5 बजे, लेकिन शायद फिर वापस सोचते हैं थोड़ी सी देर और सो लें, पंखो चला के। और नींद नहीं भी आ रही है ना तो ऐसे ही कंबल या रजाई डाल के जानबूझ के लेटे हुए, जागे हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छी नींद आती है। वो मेरे को भी आती है, लेकिन मैंने एक तरीका निकाल रखा कि अगर मैं जागने के बाद में पहले 5 मिनट में खड़ा होके अगर मैं नहीं गया पानी पीने या नहाने, तो फिर मैं वापस मेरे को सोना ही पड़ेगा। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, सब लोग एक जैसे, सबको अच्छी लगती है सुबह की नींद। तो मैंने एक मंत्र, फौज में, हमारे फौज में थोड़ा सा वो चलता है, तो क्या करते हैं, नींद सबको आ रही है तो क्या कर दिया फौज में कि सब सुबह सुबह सबको सेव बना के जाना पड़ता है। लड़कियों को अपने बाल बांध के जाना पड़ता है। तो अब अगर मैं सेव कर, मैं लेट हो गया, मैं सोचता हूँ 5 मिनट और सो लूँ, लेट हो गया, उसको क्या मालूम पड़ रहा है कि मैंने सेव की ना की, लेकिन पता पड़ता है। और जब मैंने सेव नहीं की तो दीवार है ना, दीवार पे जाके मेरी ठोड़ी रगड़ेंगे वो, तो यहाँ से ठोड़ी मेरी छिल जाएगी, खून आएगा, अगले दिन दाढ़ी करते हुए मुझे दर्द होगा। तो उसके बाद में मैं कभी भी ऐसा मौका नहीं दूंगा कि मतलब ऐसा ना। तो अगर किसी लड़की ने बाल खुले छोड़ रखे और वो नहीं गई तो उसके बालों में इतना सारा तेल लगा देंगे 2 दिन के लिए, तो फिर हमेशा अपने बाल साफ सुथरे करके ही जाएगी। डिसिप्लिन का तरीका है, प्यार से नहीं मानते तो दूसरे तरीके से सिखाना पड़ता है। तो आप एक्सरसाइज जरूर करें, बाकी सब चीज़ें लाइन पे आ जाती हैं। टाइम लगता है, एक दिन में न सिलेक्शन होता, एक दिन में न कोई बच्चा टॉप हो सकता, एक दिन में न किसी की हेल्थ बन सकती, न किसी की बिगड़ सकती, एक दिन में कुछ नहीं होगा। और अगर सतत प्रयास होंगे तो गाँव के अंदर, यहाँ मेरे पुराने जो बुजुर्ग बैठे हैं, साथी बैठे हैं, आप उनसे पूछ लो, गाँव में पुराने टाइम पे कुएं से जो पानी निकालते थे चड़स से, तो ऊंट या बैल से पानी निकालते थे। तो वहाँ एक पत्थर लगा होता था और वो रस्सी उस पत्थर पे चलती है। पत्थर कितना मजबूत होता है और रस्सी कितनी कमज़ोर होती है, लेकिन गांव में जाके देखना उस कुएं के ऊपर वो पत्थर है ना, घिस घिस के उसमें इतने बड़े गड्ढे पड़ गए। कहने का मतलब, अगर आप चाहे कितने भी कमज़ोर क्यों नहीं हो, लेकिन अगर मेहनत और सतत प्रयास होगा तो कितना भी बड़ा टारगेट क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा टारगेट क्यों नहीं हो, आप हासिल कर सकते। जय हिंद सर। मेरा नाम विकास है और मैं जम्मू से हूँ। मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट लाइफ में आर्मी के प्रति स्टूडेंट्स को रहता ही है, ऐसा कहा जाए कि पहला प्यार आर्मी होती है। तो मेरा भी था, तो किसी कारणवश एनडीए नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद मोटिवेशन काफ़ी डाउन हो गया। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, अब रहने दो, कुछ नहीं हो सकता। और मुझे ये भी नहीं पता था क्योंकि CDS नाम का या आगे भी कोई ऐसे एग्ज़ाम है जिससे मतलब आर्मी में जाया जा सकता है। तो फिर आर्मी वालों को देखता था जम्मू, वहाँ पे मिलिट्री एरिया में, तो दिल में रहता तो था कि आर्मी में जाना है, तो वो मोटिवेशन डाउन हो जाता था। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो मोटिवेशन को हाई रखने के लिए हम क्या करें, मतलब कोई भी आप काम करते हैं एज ए स्टूडेंट, आप पहले खुद से एक सवाल पूछो, वाई आर यू डूइंग दैट, क्यों कर रहे हो वो काम। आपको डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है, 3-4 सवाल सामने आएंगे आपको। पहला, कुछ लोगों को ये आता है कि यार मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, मेरा परिवार जो मेरे पे इतना फ़ख्र करता है उनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, मेरे परिवार की इज्जत बढ़ जाएगी, मेरी ज़िंदगी मतलब डावाडोल नहीं रहने वाली। किसी का मकसद होता है कि मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे डॉक्टर बनना है। ऐसे 3-4 आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बनना है। तो जैसे आपका है कि मुझे सेना में जाना है, और फिर आपका मोटिवेशन है और फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो जो टारगेट है वो आपको खुद से पूछना पड़ता है।
और ऐसा नहीं है कि सेना में जाने वाला ही बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है। देश में इतने सारे प्रोफेशंस हैं और हर की अपनी अपनी काबिलियत है। मैं जो साइंटिस्ट हैं, इसरो के साइंटिस्ट हैं, मतलब वो भी सोल्जर हैं यार। वो रात से लेके सुबह तक, मतलब उन्होंने सारा चांद के ऊपर हिंदुस्तान को भेज दिया। मतलब कोई कम नहीं है, किसी सोल्जर से कम नहीं है वो। और जो यहाँ प्रोफेसर हैं, जो टीचर्स हैं, वो समाज के राष्ट्र सुधारक हैं, राष्ट्र निर्माणक हैं, देश को वो बना रहे हैं, तो वो भी कम नहीं है। लेकिन सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि आपका सवाल है मैं सेना में जाना चाहता हूँ, आप खुद से पूछो क्यों जाना चाहता हूँ, वो आग कितनी तीव्र है। जैसे एक छोटे से बच्चे को, अभी मेरी सिस्टर का बेटा है, तो जब वो मेरे को देखता है तो बोलता है मामा जी मुझे फौज में जाना है। अपनी बुआ जी को देखता है तो बुआ जी मुझे डॉक्टर बनना है। जब वो किसी अपने भाई को देखता है, वो इनफील्ड पे होता है, तो बोलता है कि मुझे मोटर बाइक ग्रांड प्री में जाना है, मुझे फार्मूला 1 चलाना है, क्योंकि अभी बच्चा हो तो है ना, दिमाग भागता है, इधर उधर भाग रहा है उसका। लेकिन एक बार जब आप 8th 9th तक आते हो, 10th तक आते हो, तो लगभग आपको अंदर से फीलिंग आने लगती है कि आप अपने आप को उस रूप में देखने लगते हैं कि जैसे मैं फौज के बारे में सोचता, मैं अपने आप को यूनिफॉर्म में विजुअलाइज करता था। और एक है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति, वो बहुत बड़ी शक्ति है। और मोदी जी भी हमेशा ये बोलते हैं कि आप कल्पना कीजिए कि 10 साल बाद में देश ऐसा होने वाला है। अगर आप कल्पना ही नहीं करेंगे खुद के बारे में, तो आप खुद को सोचिए कि मैं मिलिट्री में जाऊंगा, मैं ऐसा होगा, मेरी लाइफ ऐसी होगी, मैं बॉर्डर पे होऊंगा या मैं किसी जगह होऊंगा, मैं टैंक चला रहा हूँ या मैं फाइटर जेट चला रहा हूँ। अपने आप को सोचो वैसे। और जब मैं इंडिया खेल रहा था तो मेरे कोच थे एक इंदर साहब, ये अपने झुंझुनू के थे, तो वो मेरे को एक दिन ले जाके मेरे को ले गए स्टेडियम में, और वहाँ पे होता है ना पोडियम, जिस पे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो घूमते घूमते मेरे को वहाँ ले गए, तो मेरे को लगा शायद कुछ बात करने वाले होंगे, तो मेरे को ले जाके बोले कि बेटा ये जो है ना, ये तू इस पे नंबर 1 पे खड़ा हो, एक बार मैं फ़ोटो लेता हूँ। तो मैंने कहा कोच साहब इधर तो कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा है स्टेडियम, फ़ोटो का क्या करेंगे। बोला नहीं तू खड़ा हो एक बार इस पर। तो मैंने कहा हो गया कोच साहब, ले ली क्या फ़ोटो, ले ली। फिर वो चुप हो गए। फिर वापस जब आने लगे तो राष्ट्रपति भवन में जब वापस पहुँचे तो उन्होंने मेरे को बोला कि कैसा लगा तेरे को। मैंने कहा लगा कैसा, मतलब आपको फ़ोटो लेनी थी, ले लिया आपने। बोला नहीं, अब ये सोच कि यहाँ कोई नहीं खड़ा था और तू उस जगह पे खड़ा, अब ये सोच कि पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है, जनता चीख रही है, चिल्ला रही है, अलग अलग देशों के लोग खेल रहे हैं, और फिर तू उस पोडियम पे खड़ा है। और अब ये सोच कि भारत का झंडा ऊपर जा रहा है, और अब ये सोच कि नेशनल एंथम बज रहा है। सोचो कि ऐसे फील कर। तो मैंने जैसे आंखें बंद करके मैंने ऐसे सोचना शुरू किया, तो मतलब एक कुछ कल्पना में कोई चित्र बनने लगता है कि इतनी सारी जनता है, वो बोल रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि ओके पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है, और भी एथलीट्स हैं, और मतलब रिजल्ट सुनाया जा रहा है, और फिर आपको बुलाया जा रहा है, मेडल दिया जा रहा है, फिर भारत का झंडा ऊपर जा रहा है और नेशनल एंथम बज रहा है। तो जब वो सोचा तो सोचते ही मेरे ऊपर इतना अपने आप अंदर से इतना बड़ा सेल्फ इंस्पिरेशन और दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के प्रति, सबसे पहले खुद के प्रति, फिर कोच के प्रति, फिर टास्क के प्रति, फिर देश के प्रति। फिर मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर मैं हर दिन है ना, मैं जब सुबह उठता था तो मेरे दिमाग में बस कोच साहब ने बोला कुछ नहीं सोचना, जब भी तेरे को लगे कि आज टर्निंग नहीं करनी है, छोड़ ना, रोजाना टर्निंग करते हैं, एक दिन की बात है, दोस्त आए चलो मूवी चलते हैं, आज दोस्त आए चलो पार्टी करते हैं, चलो आज माँ बाप आए गांव से थोड़ा सा टाइम इनके निकालते हैं, रोजाना छोड़ना आते हैं 2 घंटे छोड़ते हैं इनके साथ निकालते हैं। जब भी तेरे को डाउट हो तू बस सिर्फ ये सोच। और मैंने सोचा, उसके बाद में मेरे मदर फादर यहाँ से राजस्थान से राष्ट्रपति भवन मेरे पास रुकने गए थे, वो 1 महीने रुके वहाँ पे। मेरी माँ मेरे को बोली एक दिन कि बेटा मैं क्या भी आ गई, तू दिन के चलो जाए बटे, तू सिर्फ ब्रेकफास्ट करना हुए भी के बाद में तू राष्ट्रपति के साथ चलो जाए, शाम को आवे ड्रेस चेंज करे ओजू भी कोच के साथ चलो जाए, तू रात ने 10 बजे आऊँ ताने मैं तो सो जाऊँ। तो सिर्फ तेरे मुँह 2-3 बार तन देखा अति तो भाई फोन पर ही बात हो जाती, घरों को खेत को काम रुक रहे, लेकिन मैं सुनता रहा। लेकिन मेरे को ये पता था कि ये तो अपने ही लोग हैं, इनको बाद में समझा दूंगा। लेकिन मेरे को वो जो चित्र था ना, वो बार बार मेरे दिमाग में चलता रहा।
तो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, आप सोचिए उस चीज को कि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, आप प्रोफेसर बनने वाले हैं, जैसे आपको पढ़ा रहे हैं मान लो प्रोफेसर, तो आप अपने आप को देखो कि जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे और आज आप प्रोफेसर में कमियां निकाल रहे हैं कि ये प्रोफेसर साहब अगर ऐसे पढ़ा देते तो शायद हम इसको ढंग से समझ लेते, तो अब सोचो कि जब मैं प्रोफेसर बन गई तो मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी तो ये सब चीजें मेरे प्रोफेसर की जो अच्छी चीजें हैं वो तो लागू कर ही दूंगी, लेकिन जो मेरे दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं वो भी मैं ऐड करके मैं बच्चों को एक बहुत ही नए तरीके से और उच्च कोटि की मैं शिक्षा देने की कोशिश करूंगी। तो वो जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, मोटिवेशन क्षणिक होता है। यहाँ अभी थोड़ी देर आप मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है, अगर मैं अभी सेना की कोई स्टोरी सुनाऊं, आपको जोश में ला दूं, तो आपके हाथ में गन दे दूं, तो अभी तो आप 5 मिनट तो शायद गोली वोली भी चला देंगे, लेकिन 2 घंटे बाद में वो जोश है ना फुस हो जाता है। तो मोटिवेशन है ना क्षणिक होता है, मोटिवेशन बहुत देर नहीं चलता। टैलेंट है, टैलेंट भी बहुत, अकेला टैलेंट नहीं चलता, बहुत थोड़ी देर के लिए मतलब तड़पड़ाता है फिर वो गिर जाता है। हार्ड वर्क, कठोर मेहनत, मतलब उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर मेरे को कोई मेरी टीम में बोले कि ये बहुत टैलेंटेड आदमी है और एक आदमी हार्ड वर्किंग है, लेकिन टैलेंट वाला आदमी है, वो है ना एग्जाम से 5 दिन पहले पढ़ता है कि मैं तो पढ़ लूँगा यार, मेरे को सब कुछ आता मैं देख लूँगा, तो मैं उस वाले बंदे को मेरी टीम में नहीं लूँगा। मैं सिर्फ जो हार्ड वर्क वाला है, चाहे दिमाग कम हो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ भरोसा है कि ये आदमी छोड़ेगा नहीं, ये आदमी लगा रहेगा, और जो हार्ड वर्क करते हैं वो जीतते हैं। तो आप दोस्त, जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, जितने भी यंग लोग बैठे हैं जो भी करना चाहते हैं, किसान भी तो सोचता है कि मैं बरसक हो जहाँ खेत में आप फसल बोऊंगा, अभी के बाद में फसलियाँ होगी तो शायद इस साल मेरा तो नाज होगा, अदरवाइज तो थोड़े दिनों बाद में मोटिवेशन कम होने लगता है ना। तो आप इसीलिए किसान हर दिन सुबह उठ के जाता है, फसल से पहले भी चाहे ओले पड़ जाएं, लेकिन रोज जाता है, रोज जाता है। और जब फसल काट लेते हैं तो भी किसान खेत में जब तक सुबह किसी भी तरीके से कर सकते हैं सेवा। तो ये सोच क्यों होती है कि हम आर्मी में जाकर ही सेवा कर सकते हैं। तो बच्चों के माइंड में क्या रहता है कि जैसे हम लोगों के माइंड में कि हम लोग है ना आर्मी की तैयारी करनी है, आर्मी बनकर देश की सेवा करनी है। और दूसरी चीज़ सर, जैसे हमारा कोई लक्ष्य है, हमें पता है कि हमारी दिनचर्या भी अच्छी होती है, हम कर रहे भी बहुत कुछ अच्छा नया भी सीख रहे होते हैं, कर रहे भी होते हैं बहुत कुछ, फिर भी हमारे अंदर ये संदेह होता है कि ना कहीं हम दूसरे लोगों को देखते हैं या फिर तो हमें लगता है कि हम सही दिशा पर है या नहीं है। और सर कि जैसे हमारा कोई लक्ष्य है तो हमें उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, हमें पता है कि हमें इस लक्ष्य को ही पाना है। फिर जब हमारे सामने बहन, आपके क्वेश्चन कौन से हैं? बहुत ज़्यादा हो गए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। क्वेश्चन सर पहले वो आर्मी वाला, आर्मी वाला, फिर संदेह होता है ना। हाँ। तो ये जो इन्होंने एक पूछा, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो दिमाग में ना बार बार खुद के बारे में डाउट, संदेह होता है कि यार सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पास होऊंगा नहीं होऊंगा, नंबर अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, संदेह। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, डर किसको नहीं लगता? बताऊं किसको नहीं लगता? पागल आदमी को डर नहीं लगता। बावड़ो हो ना, बावड़ो, बिन डर कौन लगे, बिल्कुल पागल आदमी होता ना, उसको डर नहीं लगता। और संदेह किसको नहीं होता? संदेह बताऊं किसको नहीं होता? संदेह भी बावड़े आदमी को नहीं होता। अब आप बोलेंगे कि आप फौज में थे, आपको डर नहीं लगता था, और मैं आपको बता रहा हूं कि मैं प्लेन से कम 700 बार प्लेन से मैंने जंप लगाया। कितनी बार? 700 से भी ज़्यादा बार। और उसमें कम से कम शायद 70-80 बार मैंने रात को जंप लगाया, 70-80 बार। और ऐसी ऐसी जगह लगाया है जो मैं मतलब पब्लिकली बोल नहीं सकता हूँ। प्लेन से रात को 30,000 फीट से अंधेरे में मेरे दोस्तों के साथ में सामान है कि 46 घंटे 96 घंटे अगर मैं कहीं भी रह जाऊँ, कोई भी नहीं हो मेरे पास, तो मैं अकेला जी पाऊँगा। मेरा हथियार, मेरी दवाइयाँ, मेरा खाना, चने, पानी, जितना जो सामान है, 40 किलो वजन के साथ प्लेन से जंप लगाया है ना। इतने जंप लगाने के बाद भी मैं आज आपको बता रहा हूँ कि डर लगता है, और डर लगना लाजमी है, और डर लगना चाहिए। अब बताऊंगा कि क्यों लगना चाहिए। आदमी को देखो, डर क्या है, जस्ट इमेजिन कि बहादुरी, पागलपन बहादुरी में थोड़ा सा अंतर होता है, एक बिल्कुल हेयर लाइन, बाल है ना, बस इतना सा अंतर हो। इधर हो गए तो बहादुर हो गए, इधर हो गए तो पागल हो गए।
जस्ट इमेजिन कि अभी हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे एक टेरर अटैक हो जाए, कुछ जिहादी पाकिस्तानी टेररिस्ट मान लो यहाँ घुस जाएं 2-3 और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लग जाएं। अब अगर मुझे बहादुरी दिखानी है तो मेरा पहला मकसद क्या है कि कैसे न कैसे करके कि यहाँ तक वो आ नहीं आए तो हमारे साथियों को कैसे बचाएं और मिनिमम डैमेज करते हुए हम उस आदमी को न्यूट्रलाइज करें, ये तरीका है। उसके लिए हो सकता है कि मेरे को पीछे वाला गेट तोड़ के आपको भगाना पड़े। अब ये कोई कायरता नहीं है, लोग बोले वो आतंकवादी है वो दीवार कूद के भाग गया, वो डर गया, डरपोक है, कायर नहीं, सिचुएशन की डिमांड है। अभी हमारे पास किसी के पास हथियार नहीं है तो हम उसे लड़ नहीं पाएंगे ना। और गोली के सामने जब आदमी आता है तो गोली पूछती नहीं है राम सिंह, श्याम सिंह, इकबाल, मोहम्मद कौन है, जो आएगा उसको लेके जाएगी। तो सिचुएशनल अवेयरनेस, ये याद रखो हमेशा ये वर्ड, सिचुएशनल अवेयरनेस, वस्तु स्थिति क्या है उसके हिसाब से कई बार आपको निर्णय लेना पड़ता है। तो अपने साथियों को बचाते हुए, अपने आप को बचाते हुए आपने अगर अपने दुश्मन को खत्म कर दिया तो आप बहादुर हैं। और बिल्कुल पागलपन में जाके उसको अभी मैं यहाँ जाके गाली दूं 2-4 कि तू इधर कैसे आ गया वैसे, तो वो 2 मारेगा मैं वहीं लेट जाऊंगा, है ना, और वो यहाँ तक भी अंदर भी आ जाएगा। वो है पागलपन। बहादुरी और पागलपन में थोड़ा सा अंतर है। सिचुएशनल अवेयरनेस, विजुअल, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और मेहनत, इनसे आप छुटकारा नहीं पा सकते। संदेह होता है, होने दीजिए, अच्छी बात है, संदेह हो रहा है, डर लगता है, लगना चाहिए। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम भाविका है, मैं भारतीय स्कूल से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर आजकल यूथ में सुसाइड की प्रॉब्लम बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे रोका जा सकता है? बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने पूछा। मैंने एक वीडियो बनाया, मैं यहाँ किसी को दूंगा, और शायद यूट्यूब पे एक बार हमारी टीम ने फिटिस्तान एक फिट भारत ने कुछ लोग गए थे कोटा में, और उस महीने में कोटा में 6 बच्चों ने सुसाइड किया। तो ये बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए मैं मेरा बताता हूँ क्या है इसके बारे में सोचना। पहली बात तो मैं आप सभी को बोलूँगा एक चीज़ कि चाहे आप कितने भी असफल क्यों नहीं हो जाएं, जैसे सड़क पे आ जाएं आप एकदम सड़क पे, लेकिन खुद की जान नहीं लेना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी काम का नहीं, मैं खुद की जान लेने वाला हूँ, तो भाई मैं आपको सेना में एक आदमी का नंबर पकड़ा दूंगा, आप कुछ दिनों के लिए जाके उधर टर्निंग करके पाकिस्तान में जाके कुछ बहुत बड़ा काम कर देना, अपनी जान किसी अच्छे काम के लिए दे देना। ऐसे खुद की जान मत लेना, नहीं लेनी है। आप इतने किस्मत वाले हैं कि आप मानव इस स्पीशीज में आपका जन्म हुआ है, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, और देखो एक चीज़ बताऊँ, आपके मेरे जाने से ना दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये भी बता रहा हूँ। कहते हैं ना कि पत्नी 2 दिन रोती है, भाई 5 दिन रोता है, माँ 1 साल रोती है, दोस्त जब पार्टी होती है तो आपको मिस करते हैं कि यार भाई वो हमारा दोस्त होता तो हम पार्टी करती। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन धक्का किन को लगता है? आपके पेरेंट्स को बहुत डेफिनेटली धक्का लगेगा। और उससे हासिल क्या होने वाला है? मतलब आदमी ने खुद की जान ले ली। तो मैं हमेशा सभी को बोलता हूँ कि बिल्कुल नहीं, ये गलत चीज़ है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, और होता है, इसीलिए एक आदमी ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि वो खुद की जान ले लेता है ना। अब इसके 2 एस्पेक्ट हैं, पहला है परिवार, दूसरा है शिक्षण संस्थाएं। पहला है परिवार में देखो हमारा वाला टाइम थोड़ा अलग था, जब मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, ये टीवी वीवी नहीं थे, लैंप लालटेन में पड़ रहे थे, तो घर वाले 2-4 जूते मार दे। अभी जैसे आज यहाँ इंदु शेखर जी बैठे थे कि उस समय टीचर्स ने, हमारे जितने बड़े लोग हैं सबको मुर्गा मुर्गी बनाया हुआ है, बहुत मार खाई सबने, मतलब बहुत भयंकर मार खाई है। और घर वालों से भी मतलब कि जो छड़ी हाथ में आ गई उसके लपेटे लगे हैं सबको। लेकिन तब रेजिस्टेंस पावर बच्चों में बहुत ज़्यादा था। आजकल जो पेरेंट्स है ना, अगर टीचर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डांट दे तो अगले दिन उसके पेरेंट्स स्कूल के प्रिंसिपल की छाती पे जाके बैठ जाते हैं।
और ये गलत एटीट्यूड है, क्योंकि अभी सारे बच्चों को एकदम सॉफ्टी बॉय बना रहे हैं, हो ना, बारबी डॉल। तो मतलब वो पहले रानी लक्ष्मीबाई टाइप लड़कियां होती थी, अब सारी बारबी डॉल हो रही हैं सब, क्योंकि छेड़ दिया तो जाके पेरेंट्स को बोलेंगे। टीचर का क्या जा रहा है? टीचर को कोई आपको आपका सिलेक्शन हो गया तो टीचर को कोई एक्स्ट्रा तनख्वाह नहीं मिलने वाली है। तो पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा उनको भी सोचना चाहिए। सेकंड चीज, पेरेंट्स का अनएक्सपेक्टेड जो डिजायर है, अनरियलिस्टिक डिजायर है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है मेडिकल में, लेकिन बापू और माँ ने बोला कि अब तो डॉक्टर बना के छोड़ेंगे बेटी, चाहे कुछ हो जाए, मर जाएंगे। और वो इतना प्रेशर बना देते हैं बच्चे पे, जहां भी कोई आता है, भाई साहब हमारी बेटी ने डॉक्टर बनने वाली है, भाई एग्जाम ही नहीं दिया अभी तक, तो बच्ची पे इतना टेंशन, भाई साहब हमारी बेटी डॉक्टर। कोई भी आया घर में, साहब आओ बेटा, क्या कर रही है? डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगी। अरे बनेगी, अच्छी बात है, इतना प्रेशर मत बनाओ उसके ऊपर। मतलब अब पूछो बच्चों से, जितने पेरेंट्स हैं, आप सारे बच्चे आजकल पेरेंट्स से ढंग से बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उस विषय में आपकी बिल्कुल रुचि नहीं है, आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते, आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप आरबीआई की गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहती हैं, आप फौज की नौकरी करना चाहते हैं, तो प्यार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो अपने माँ बाप से कि बापू मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ, सब कुछ है, लेकिन बापू बख्श दे, मतलब मेरा इंटरेस्ट इसमें है और मैं इसमें अच्छा करूँगा, करूँगी, मैं जान लगा दूंगी इस चीज़ में, लेकिन ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। घर वाले हो सकता है समझ जाएं। अगर आपको लगता है नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने टीचर्स से बात करो। आप टीचर से टाइम लो कि मेरे को आपसे 10 मिनट चाहिए मैडम, आप जाके बताओ कि देखो मैं मेरे पेरेंट्स को ये बात नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप बताएंगे तो शायद उनको समझ में आ जाए। और जो टीचर हैं फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स को बताएं कि देखो बच्चे की इस विषय में रुचि नहीं है, आईआईटी में रुचि नहीं है, ये 2 साल से तैयारी कर रही है, आपने तीसरी साल फिर कोचिंग में डाल रखा है, इस पर इतना एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, नहीं है इसकी रुचि। तो जो आपकी रुचि है आप बताओ पहले। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को अनरियलिस्टिक गोल ना दें, इतना प्रेशर ना बना दें कि बच्चा दिखे पढ़ नहीं रही तू, सारा दिन खाना ही खाती रहती है, सारा दिन मोबाइल ही देखती रहती है, तेरा तो सारा दिन तू शीशे के बाहर ही कभी निकल के आ जाएगा, ब्रश कर रही है, अरे तू बाथरूम में घुस के आधे घंटे से मतलब पेरेंट्स मैंने देखे मेरे दोस्तों, मैं भी अपने इसी समाज से हूँ, सारे दिन ऐसे बच्चों को ना करते करते लास्ट में बच्चा सोचता है मैं जाऊँ कहाँ, वो एकदम घुटने लगता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप रोजाना कम से कम 1 घंटा, चाहे आप आईएएस की तैयारी क्यों नहीं करें, 1 घंटा चाहे वो की करें, चाहे अपने 2 दोस्तों से बात करें, जहाँ भी आपको लग रहा है स्ट्रेस हो रहा है, जो आपको आदमी सीनियर, टीचर, ताऊ, चाचा, प्रोफेसर, मैडम, पड़ोसी, रिश्तेदार, जो भी आपको सुकून दे सकता है, उस आदमी से 2-4 मिनट अपनी गुस्सा आ रहा तो उनसे बात कर लो, वो निकाल दो कि यार मेरे को इस पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आपका दिल थोड़ा हल्का हो जाएगा। जो कोचिंग है इनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सारी कोचिंग हैं उनको वहाँ पे एक काउंसलिंग सेंटर रखना चाहिए, वो एक मनोवैज्ञानिक टाइप, कोई बुजुर्ग, यंग आदमी नहीं, बुजुर्ग जो हो, अध्यापक, अध्यापिका या जो मनोविज्ञान को समझने वाला आदमी हो, उसको वहाँ रखना चाहिए। और उसको इतना होना चाहिए कि बच्चा बेझिझक जाके उसके सामने अपनी बात रख सकता है। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर फादर को नहीं बता सकते, क्यों? कि वो मेरे को जज करेंगे। वो आदमी ऐसा हो कि आपने कत्ल भी कर दिया तो आप जाके बोल दो कि सर मेरे से गलती होगी, मैंने ये कर दिया, और वो फिर आपको समझाए कि बच्चे ऐसा नहीं करना है, चलो हम आपके पेरेंट्स से बात करते हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको अनुभव होता है, उन्होंने ज़िंदगी के बहुत सारे संघर्ष देखे होते हैं, तो वो हो सकता है आपके पेरेंट्स को ढंग से समझाएं। पहली चीज़, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे लास्ट में ऐसा होता है कि जब जैसे पानी भर जाता है, ये कमरा है, नाली, हमने नाली बना रखी है बाथरूम में पानी निकलने की, कई बार क्या होता है उसमें साबुन का कुछ कपड़ा, कुछ सी, कुछ फंस के वो पानी रुक जाता है, और अगर वहाँ पानी बाथरूम में बढ़ने लगता है और हम रोज़ाना नहाने जाते हैं, अगर अपने को समझ में आ जाए कि यार पानी रुक रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं रुकावट आ गई है, तो हम उसको साफ़ कर देते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आए पेरेंट्स को, टीचर्स को या स्टूडेंट को, खुद को, ये आपको समझ में आ जाएगा कि आप स्ट्रेस में चल रहे हैं। मेरे खुद के रिश्तेदारों के बच्चे हैं जिन्होंने मेरे को रात को फ़ोन करके बोला कि मैं घुट रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये घर वाले मेरे से क्या, मैं घर से भाग जाना चाहता हूँ, जबकि अपना घर है, अपने माँ बाप हैं, अपने भाई बहन है, लेकिन मैं भाग जाना चाहता हूँ। क्यों? कि बड़ा भाई आईआईटी में चला गया, छोटी बहन आईएएस बन गई, अब माँ बाप ने एक लठ ले लिया कि तू तो अगर आईएएस या आईआईटी के बिना तो तेरा तो कोई मतलब नहीं,
तो जो बड़े भाई बहन हैं उनको भी है ना छोटे वालों के साथ थोड़ा सा मतलब इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। सबकी अपनी अपनी किस्मत है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, ऐसा फोर्स नहीं करना, किसी के कहने पे आपको नहीं बना। और नई जनरेशन के लोग हो आप में हमसे ज़्यादा दिमाग है। हो सकता है मेहनत कम हो हमसे ज़्यादा, लेकिन दिमाग आप लोगों में हमारी पीढ़ी से ज़्यादा है। तो आप अपनी जो चीज़ें शेयर कीजिए। जब भी आपको घुटन हो रही है तो किसी न किसी से, अपने टीचर्स से, परिवार वालों से, बड़ों से, दोस्त से, रिश्तेदार से, पड़ोसी से बात कीजिए। टेंशन सबको होता है। आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर क्यूरी। और फिटिस्तान एक फिट भारत के ऊपर जो वेबसाइट है, जो यूट्यूब चैनल है, उस पर कोटा का जो सुसाइड है उसके ऊपर 2 एक वीडियो बने हुए हैं। उसमें हर चीज़ को विस्तार से समझाया हुआ है, पेरेंट्स, बच्चे, कोचिंग, क्या क्या करना चाहिए। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद सर, मैं अंकित यादव MK डिफेंस एकेडमी सीकर से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा कहना यह है कि आपका रिश्वत के बारे में क्या कहना है? जैसे कि रिश्वत देकर आम आदमी इसका मुनाफा नहीं ले पाता और बड़े बड़े आदमी इसका बड़ी सरलता से मुनाफा ले लेते हैं और गरीब लोग इसके अंदर मारे जाते हैं। देखो, समाज है, देश है, इसमें चोर लोग भी हैं, इसमें अच्छे लोग भी हैं। लेकिन आप स्टूडेंट हो, अभी आपका काम है कि इन चीज़ों के बारे में, अभी आप सिस्टम बदलने की जब बारी आएगी तब आप जिस जगह पहुंच जाएंगे, पद पे आ जाएंगे, तब आप सिस्टम बदलने की बात करना। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे साहब वो एक फ़ौज की भर्ती हो रही है और उसमें उस आदमी ने कहा है कि इतने पैसे दे दो, मैं भर्ती तो मैं करवा ही दूंगा, और उसका वहाँ पे वो जानकार है। मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, वो ताना बावड़ो बना रहे, वो ताने बावड़ो बना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो 50 लोगों ने कह रहे हैं कि ते मैंने पीछा दे दो, मैं तारो सिलेक्शन करवा दूँ। और भी के बाद में वो कैसी कह, अगर भाई सिलेक्शन नहीं हो सी तो तारा पीछा उठा दे दूँ। ठीक है, अब ते 50 लोग तैयारी कर रहे हो, 50 में कम से कम 4-5 बच्चा तो चाहे कुछ भी हो जाए, अत्ता बच्चा में तगड़ा निकली सी, बाको अपने दम पर सिलेक्शन हो सी। ठीक है, और बटे जस्ट इमेजिन कि मान लो मैं भर्ती का माँ सीकर आयडो में जाऊँ, मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ, मेरा जानकार ही है, बड़े भी बाहर साइड में खड़े हैं, मैंने आवाज़ दी, मेरे पुनिया, जब मैं को हाँ भाई साहब, तो मैं जब देख लो, देखो मन जाना है, मन जाना है। अरे यार, एक फौजी आदमी किसी ने जय हिंद बोला तो वो जय हिंद का जवाब दे देगा, जय हिंद। इसका मतलब ये नहीं है वो उससे कोई पैसे ले रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये किसी को पैसे दे मत देना आप गलती से भी। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मान लो भर्ती हो रही है, भर्ती में सीट मान लो 100 सीट है, आप 100 सीटों के ऊपर तो कॉम्पीट नहीं कर रहे ना, आप तो सिर्फ एक सीट के लिए जा रहे हैं। FMC में 100 सीट थी, 7.5 लाख लोग एग्जाम दे रहे थे। तो मैं ये सोचूं कि 100 सीट के, मुझे 7.5 लाख की टेंशन नहीं, मुझे मेरी वाली सीट की टेंशन है। और सिस्टम बदलने के लिए जब आज मेरी उम्र हो गई, मैं फौज में आ गया, मैं एक जगह पद पे पहुंच गया, तब मैं आवाज़ उठा सकता हूं। आज मैं सोशल मीडिया पे मेरे मान लो 7 लाख 6 लाख ट्विटर पे मैं एक आवाज़ लिखता हूं कि ये गलत हुआ है यहाँ पे, कि इस जगह एक महिला के साथ गलत किया गया, तो वो आवाज़ पूरे देश में जाती है। लेकिन अगर यही बात जब मैं पढ़ रहा था और मैं बोलूँगा मैं सिस्टम बदल दूँ, तो मैं बावड़ा था। इसका मतलब हर समय की अलग अलग चीज़ होती है। तो जो आप बोल रहे हो करप्शन है, उसके लिए समाज में बड़े लोग हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन हैं जो आवाज़ उठाते हैं, बहुत सारे ऐसे निष्ठावान नागरिक हैं वो आवाज़ उठाते हैं। उसके अंदर आपको नहीं पढ़ना अभी, वो टाइम आएगा जब आप नौकरी लग जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें मत पढ़ो अभी आप। अभी आपका काम है कहाँ जाना, टारगेट क्या है, उसके लिए क्या करना है, मेहनत करनी है और लगे रहना है, और लगे रहो बस आप उसमें। अगर पेपर लीक होता है तो पूरे CBI है, पुलिस है, अपोजिशन पार्टी है, वो होल्ला करेंगी, वो उनको अपने आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन आप उस आंदोलन के अंदर मत कूदो। आप अभी आपका काम है सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। धन्यवाद मेजर साहब। आपके प्रेरणादायी विचार निश्चित रूप से युवा मन को आंदोलित भी करेंगे और उनको अपना सही निर्णय समय और परिस्थितियों के अनुरूप लेने में उनकी मदद करेंगे। धन्यवाद। अब मैं आज के
अगर भाई सिलेक्शन नहीं हो सी तो तारा पैसा उठा देते हूँ, ठीक है। अब 50 लोग तैयारी कर रहे हो, 50 में कम से कम 4-5 बच्चा तो चाहे कुछ भी हो जाए, अत्ता बच्चा में तगड़ा निकली सी, बाको अपने दम पर सिलेक्शन हो सी, ठीक है। और बटे जस्ट इमेजिन कि मान लो मैं भर्ती का माँ शिकर ऐड हो जाऊँ, मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ, मेरा जानकार ही है, ए बटे भी बाहर साइड में खड़े हैं, मैंने आवाज़ दी मेजर पुनिया, जब मैं को हाँ भाई साहब, तो मैं जब देख लो देखो मन जाना है, मन जाना है। अरे यार एक फौजी आदमी किसी ने जय हिंद बोला तो वो जय हिंद का जवाब दे देगा, जय हिंद, इसका मतलब ये नहीं है वो उससे कोई पैसे ले रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये किसी को पैसे दे मत देना आप गलती से भी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लो भर्ती हो रही है, भर्ती में सीट मान लो 100 सीट है, आप 100 सीटों के ऊपर तो कॉम्पीट नहीं कर रहे ना, आप तो सिर्फ एक सीट के लिए जा रहे हैं। एफएमसी में 100 सीट थी, 7.5 लाख लोग एग्जाम दे रहे थे, तो मैं ये सोचूं कि 100 सीट के मुझे 7.5 लाख की टेंशन नहीं, मुझे मेरी वाली सीट की टेंशन है। और सिस्टम बदलने के लिए जब आज मेरी उम्र हो गई, मैं फौज में आ गया, मैं एक जगह पद पे पहुंच गया, तब मैं आवाज़ उठा सकता हूं। आज मैं सोशल मीडिया पे मेरे मान लो 7 लाख 6 लाख ट्विटर पे मैं एक आवाज़ लिखता हूं कि ये गलत हुआ यहाँ पे, कि इस जगह एक महिला के साथ गलत किया गया, तो वो आवाज़ पूरे देश में जाती है। लेकिन अगर यही बात जब मैं पढ़ रहा था और मैं बोलूँ अब मैं सिस्टम बदल दूँ, तो मैं बावड़ा था। इसका मतलब हर समय की अलग अलग चीज़ होती है। तो जो आप बोल रहे हो करप्शन है, उसके लिए समाज में बड़े लोग हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन हैं जो आवाज़ उठाते हैं, बहुत सारे ऐसे निष्ठावान नागरिक हैं वो आवाज़ उठाते हैं। उसके अंदर आपको नहीं पढ़ना, अभी वो टाइम आएगा जब आप नौकरी लग जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसमें मत पढ़ो अभी आप। अभी आपका काम है कहाँ जाना, टारगेट क्या है, उसके लिए क्या करना है, मेहनत करनी है और लगे रहना है, और लगे रहो बस आप उसमें। अगर पेपर लीक होता है तो पूरे सीबीआई है, पुलिस है, अपोजिशन पार्टी है, वो होल्ला करेंगी, वो उनको अपने आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन आप उस आंदोलन के अंदर मत कूदो। आप अभी आपका काम है सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। धन्यवाद मेजर साहब। आपके प्रेरणादायी विचार निश्चित रूप से युवा मन को आंदोलित भी करेंगे और उनको अपना सही निर्णय समय और परिस्थितियों के अनुरूप लेने में उनकी मदद करेंगे। धन्यवाद। अब मैं आज के बाद सायंकालीन सत्र में एक नाटक का मंचन है। महाराणा प्रताप की दिवेर युद्ध का जो विजय उन्होंने प्राप्त की थी, उसको एक नाट्य रूप में उसका मंचन होगा। तो उसके जो डायरेक्टर महोदय हैं वो भी यहाँ आने वाले हैं, तो हमारी मेजर साहब से ये निवेदन रहेगा कि वो उनका स्वागत करेंगे। तो उनको आने में करीब 5 मिनट लगेंगे, तो मैं मेजर साहब से एक बार निवेदन करूँगा कि वो 2 शब्द आपको पूछ लो, और किसी को कुछ पूछना है तो तब तक 5 मिनट। क्वेश्चन है कि जो भारत के स्थापित मानक है वो कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्यों जाते जा रहे हैं? जो मानक हैं वो कमज़ोर होते जा रहे हैं। आप देखो ऐसा है कि इसका कारण क्या है कि हम अपनी जो मूल जो है उसको छोड़ के और हम इधर उधर जा रहे हैं। मूल से मतलब आपके परिवार के अंदर आपके दादा दादी, आपके माता पिता बाजरे की रोटी खा रहे थे, है ना। अभी जितने बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, क्या है, मैगी, ये सारी चीज़ें। मैं मेरे घर के बच्चों की बता रहा हूँ। मैं घर जाते ही मेरे से पूछते हैं मैगी लाया क्या, अगर मैं बोलता हूँ नहीं मैगी नहीं मिलेगी, और तो उनका मुंह ना ऐसे हो जाता है कि जैसे मतलब गुब्बारे से हवा निकाल दी हो, मतलब एकदम जैसे मोरल डाउन हो जाता है उनका सबका, कि मतलब वो मेरे को एक है ना विलेन की तरफ देखने लग जाते हैं। और जो आदमी उनके भले की कोई बात नहीं करे, चाहे मेरे घर वालों से जिसकी लड़ाई चली हो, लेकिन वो आके उनको बोले ना भाई मैं मैगी लेके आया हूँ, केक लेके आऊँ, बच्चे कूद पड़ते हैं, अरे आप बहुत अच्छे हैं, है ना। सो जो आपने बोला मानक समाज में जिस ढंग से आधुनिकता बढ़ी है आजकल, पुराने टाइम में क्या होता था, जब बुजुर्ग आते थे, माता पिता दादा दादी, अगर कोई भी आता था तो दोनों हाथ झुक के पैरों को छूते थे, एकदम पैर छूते थे। अभी देख रहे हो क्या हो रहा है, ऐसे जाके ऐसे, मतलब वो घुटने तक भी, मतलब कि कमर के अंदर जैसे कोई एक कांटा लग गया, उससे नीचे झुक ही नहीं सकता आदमी, ऐसा हो गया। सो समाज में जो नैतिक मूल्यों की है ना वो गिरावट,
उसका कारण क्या है कि आदमी अंधाधुन होके पैसे के पीछे भाग गया है। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन इतनी भूख ना हो जाए पैसे की कि आप जो रिश्ते हैं, आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो समाज है, आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ तो आप अंधे बन के पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। एक चीज़ बताओ कि मैं अगर आपको 5 करोड़ रुपए अभी दे दूँ, मैं बोलूँ कि सीकर एसके हॉस्पिटल के आईसीयू में जाके एडमिट करवा दूंगा आपको। 1 साल आप एडमिट रहेंगे, टांग ऊपर लटकी रहेगी, रोजाना आईवी बोतल लगी रहेगी, 5 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में है। या मैं आपको बोलूँ ये 5 स्टार होटल है, ये बंद कमरा, इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते भाई साहब। यहाँ खाना अंदर मिलेगा और टीवी है, पूरी साल इसके अंदर ही रहना है। और एक आदमी को बोलता हूँ भाई साहब ऐसा है कि मैं आपको कुछ नहीं दे रहा, लेकिन मैंने आपको ग्राउंड दे रखा है, सुबह शाम अपने दोस्तों से मिलो, इधर घूम के फिर के आओ, खेत में जाओ, इधर जाओ, कौन सी चीज़ करें। थोड़ी थोड़ी देर शुरू में आपको लगेगा ये 5 करोड़ ले लूँ, लेकिन हॉस्पिटल में जब इंजेक्शन ठोकने लगते हैं ना, है ना, तो हाथ सूने हो जाते हैं। और फिर सामने है ना वो यमराज रोजाना लटकता हुआ दिखता है कि यहाँ कोरोना में देखा आपने क्या हुआ। इसलिए जो लोभ है, लालच है, और जो दूसरे की चीजें, अमेरिका के लोग हैं यार, मैं आपको बता रहा हूं, मैं दोनों राष्ट्रपतियों के साथ और डॉक्टर कलाम के साथ, तीनों के साथ मिलकर मैं 56 कंट्रीज में मैं घूमा, और उनमें से कुछ देशों में मैं 2-3 बार गया। और सेना से सेवानिवृत्ति के बाद में मैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन जो तीनों देश हैं, इनमें कम से कम 2014 से लेके अभी तक कम से कम 40 बार जाके आ चुका हूं, किसी न किसी काम की वजह से। मैं आपको आज बता रहा हूं कि आपके देश जैसा दुनिया में कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं है ही नहीं। आपको पता है वो हिंदुस्तान के गुणगान कर रहे हैं अभी। वो जो आप योगा करते हो, वो लोग योगा करने के 1 घंटे के $20, $20 मतलब समझ रहे हो कितने, 1600 रुपए 1 घंटे के। और एक क्लास में भेड़ बकरियों की तरह ऐसे लोग योगा कर रहे होते हैं, फूफा फूफा फूफा, वहां पे उनको ढंग से आता भी नहीं है, ठीक है, उसके $20। और अगर कोई नया आदमी इनरोल कर रहा तो बोला नहीं इस महीने नहीं, अगले महीने, अगले महीने होगा, इस महीने नहीं। यहां पे आपको कोचिंग चल रही है, कोई कोचिंग नहीं है, कोई कोचिंग नहीं है। यहां सरकारी अस्पताल है, अमेरिका के अंदर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। आप गए तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। खाना बताऊं कैसे खाते हैं? आपकी माँ रोजाना सुबह का ब्रेकफास्ट बनाती है, लंच बनाती है, डिनर बनाती है, तीनों टाइम रोटी बनाती है ना, बाजरे की, गेहूं की, जिसकी सब्जी तीनों टाइम बनाती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है दोस्तों, इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में। बताऊं क्या करते हैं कि जिस दिन संडे होता है ना, तो मार्केट जाते हैं और इतने सारे परांठे लेके आ जाते हैं पैक, और लाके जो फ्रीज है ना बर्फ, उसमें डाल देते हैं, सब्जी लाके डाल देते हैं, फिर भागते हैं सुबह सुबह उसको गर्म करके, गर्म पानी में डाल के वैसे खाना खाते हैं। पिज्जा, ये सारी चीज वहां से हैं। इसका नाम क्या है? फास्ट फूड। फास्ट फूड का मतलब फास्ट डेथ। फास्ट फूड मतलब फास्ट डेथ। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं चने खाता हूं उगे हुए, मूंग खाता हूं, बाजरे की रोटी खाता हूं, दही खाता हूं, जो नॉर्मल अपने घरों का खाना। और राजस्थान में आता हूं तो बाजरे की मिर्च रोटी खाता हूं। पूछ लो यहाँ पे भाई साहब बैठे हैं पीछे, मैं बाजरे की रोटी और मिर्च रोटी खाता हूँ, दही खाता हूँ। सिंपल चीज़ें, खाना सिंपल रखो, किताबें अच्छी पढ़ो, किताबें सबसे बड़ा साथी हैं। जो आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, मैं सारे यंग बच्चों से कहूँगा आपसे, वो किताब है, वो आपके परिवार का इतिहास है उनके पास। जो बच्चे बड़े होते हैं ना, उनको लगता है कि मेरी दादी तो जूती पहना है, घाघरो पहना है, मैं ये तो बहुत ओल्ड फैशन है। नहीं भाई, असली ज्ञान उन्हीं के पास है, तुम उन्हीं की वजह से जिंदा हो। आप उनके पास जाके बैठो, आप अपनी दादी दादा नाना नानी ताऊ अपने पेरेंट्स उनके पास बैठो, उनसे पूछो कि पहले क्या होता था, संघर्ष क्या है, वो क्या पहनते थे। मैं ना यहां मैं पैंट पहना हुआ हूं, लेकिन मैं दिल्ली या अमेरिका कहीं भी जाता हूं, मैं धोती भी लेके जाता हूं साथ, और मैं धोती कुर्ता और पगड़ी भी लेके जाता हूँ, और मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैंने राष्ट्रपति भवन में था, मैंने बड़े बड़े लोगों को देख लिया। डॉक्टर कलाम है ना, लुंगी लपेटते थे और चप्पल, लकड़ी वाली चप्पल पहनते थे, लकड़ी वाली चप्पल। और बड़े बड़े लोग आते थे और उनको लगता था चप्पल पहन रखी, यही चप्पल पहन के बाथरूम में जा रहा है।
मैंने कहा इसने बम बना दिया, न्यूक्लियर बम, पाकिस्तान को चुप कर दिया, चाइना को चुप कर दिया, अमेरिका को चुप कर दिया, सबको इस आदमी ने किया, ये बैठा ना, ये इसी ने किया। तो इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, लेकिन हमें खुद को पूछना, आपको किसी की नकल नहीं करनी। बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे वो आपको दिखाएंगे कि ये वाला फ़ोन है, फ़ोन का काम है बात करने के लिए, ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं ठीक ले लो, नहीं है तो दूसरा ले लो, उससे भी काम चल जाएगा। पेन है ना, पेन, ये पेन शायद ये 8 या 10 या 9 रुपए का होगा, इतने इससे महंगा नहीं होगा। आपको पता है एक पेन आता है मॉन्ट ब्लैंक, एक पेन आता है मॉन्ट ब्लैंक, कितने का? 10 लाख का है। क्या वो जब लिखता है तो अपने आप ही रामायण पूरी लिखी जाती है, महाभारत लिखी जाती है? क्या सोना टपकता है? कुछ नहीं, ये सब ड्रामा है, ये नौटंकी है। धरातल पे रहो, मेहनत करो, कुछ ऐसा मुकाम हासिल करो कि हम सीकर के लोग बोलें कि ये मेरे जिले की है। आपको पता है अपने गांव में एक कहावत है कि सागी भाई अगर कुछ कांड कर देने, उल्टा सीधा कुछ काम कर दे, तो लोग बताऊं क्या बोलते हैं? बोला हाँ सुना हमारे गांव में है, कोई दूर है कहीं पड़ोसियों पे, और गांव के सबसे किनारे वाले घर पे किसी के बेटा IAS बन जाए, भाई हमारा बायाम है, मारो खास है, मेरा दोस्त है ना। तो जब आप अच्छा कर देंगे तो हम बोलेंगे मेरे जिले की है, और विदेश में जाएंगे और आपने अच्छा कर दिया तो हम बोलेंगे हमारे। आपको पता है ऋषि सुनक इंग्लैंड का राष्ट्र प्रधानमंत्री बना, वो तो इस देश में पैदा ही नहीं हुआ, उसका तो दादा भारत का था, लेकिन इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना। भारत वाले ढोल पीट रहे हैं, इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन। तो जब अच्छा करते हो तो सब लोग आपका साथ देते हैं। और इस देश में जितनी ताकत है, आध्यात्मिक ताकत, परिवार की ताकत, अमेरिका के अंदर आप में से 12वीं क्लास में कौन कौन पढ़ रहा है? और अब जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो क्या आपके घर वाले आपको बाहर निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे ना। आपको घर में कमरा है, खाट है, बैग है, रोटी है, पानी, सब मिलेगा ना। अमेरिका में दोस्तों ऐसा नहीं है। जो ही 12वीं क्लास आपने पास कर ली तो आपका माँ और बापू बताऊं क्या बोलने वाले हैं? अगर इस घर में रह रहे हो ना तो किराया देना शुरू कर दो। क्या? अपने बेटा बेटी से इस घर में रह रहे हो तो किराया देना शुरू कर दो। अदरवाइज खाना खा रहे हो तो अब आपको हर महीने का आपको पैसा देना पड़ेगा। जो बिल आ रहा ना, अगर 100 रुपये का बिल आया, परिवार में आप 4 लोग हो, आपका भाई छोटा है, अभी 12वीं क्लास में नहीं हुआ, तो $25 आप $25 जमा करवा दो। आपके माँ बाप मांगते हैं कभी आपसे? अरे आप 80 साल के हो जाना और आपने बूढ़ी माँ के पास जाना, फिर भी वो उससे रोटी बनाई तो आपको फ्री में खिला देगी और बोलेगी बेटा बैठ, इधर बैठ। तो जो यहाँ पे और जितने बुजुर्ग हैं वहाँ पे, कोई घर पे नहीं, सब के सब अनाथ आश्रम होते हैं ना, बूढ़ा ओल्ड एज होम, वहाँ पे रहते हैं। जस्ट इमेजिन कि यहाँ अपने दादा दादी के पास जाके बैठ के बात करते हैं, बुढ़ापे में उनका थोड़ा सहारा हो जाता है, उनका टाइम पास हो जाता है। वहाँ सारे के सारे बूढ़े, एक ओल्ड एज होम है उसमें रहते हैं, और वो भी अपना पैसा जमा करवाते हैं हर महीने। तो अगर अपनी जड़ों से जुड़े रहोगे, जड़ों से मतलब परिवार से। और आजकल एक नया फैशन चल गया है कि माँ बाप ने ना कर, शादी होती है अपनी लुगाई को लेकर, अपने आदमी को लेकर लोग भाग लेते हैं, एक अलग जगह रहने लग जाते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो जाना पड़ सकता है, लेकिन टाइम टू टाइम या तो आप अपने बुजुर्गों के पास आइए या अपने बुजुर्गों को बीच बीच में लेके आइए। जो नई पीढ़ी में जो बच्चे अपने दादा दादी और अपने नाना नानी के पास बिल्कुल नहीं रहे ना, बस से आगे चाल की बावड़ा हो जाएगा, आधा बावड़ा मिलेगा ताना से। मैं ताना आज बता रहा हूँ, जब जब मौका लगे बुजुर्गों के पास जाओ और इस देश में भरोसा रखो। यहाँ की किताबों में, यहाँ के त्योहारों में आजकल एक नया फैशन चला है। कम्युनिस्ट जो लोग हैं बताऊँ क्या बोलते हैं? रक्षाबंधन में क्या होता है? कौन किसको राखी बांधता है? बहन भाई को राखी बांधती है, मानते हो? ये जितने कम्युनिस्ट हैं इन्होंने एक नया फैशन चलाया है, बोला कि इस देश में जितने जो हिंदू ये त्यौहार मना रहे हैं कि रक्षाबंधन में बहन भाई को राखी इसलिए बांधती है कि बहन कमजोर है, भाई को बहन की रक्षा करनी पड़ेगी। तो बोला नहीं, बहन कमजोर कैसे है? अब बहन भाई को, भाई बहन को राखी बांधेगा कि बहन तू मेरी रक्षा करना। मतलब फैशन देखो। दूसरा, फादरलेस अमेरिका हो गया है। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 30 करोड़ है और आज के दिन 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता उनका पिता कौन है। नया फैशन चल गया। इंडिया में फैशन आ चुका है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इनके अंदर वहाँ के बच्चे पता क्या बोल रहे हैं? शादी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बच्चे कर लेंगे।
तो जब ऐसे ही बच्चे कर लोगे तो वो जो बच्चा होगा वो बच्चा मेंटली चैलेंज्ड बच्चा होगा। सामाजिक तौर पे उस बच्चे को समाज की किसी भी जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, जो हमारी जीवन पद्धति के सिद्धांत हैं, उनका कुछ पता नहीं होगा। क्योंकि उसको स्कूल में कुछ बच्चे चिढ़ाएंगे, फिर वो अपनी माँ से लड़ेगा, और पूरा जो सिस्टम है समाज, कुछ सिद्धांत बनाए हुए हैं समाज के, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। और हमें हमारे परिवार पे गर्व रखना है, समाज पे गर्व होना चाहिए, धर्म पे गर्व होना चाहिए, हमारे त्योहारों पे गर्व होना चाहिए, आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए आपको अपने सारे त्योहारों में। आप कभी महाराष्ट्र में जाके देखिए, गणेश पूजा जब होती है तो पूरा महाराष्ट्र, मतलब हर घर में, मतलब हर बच्चा, मतलब एक क्रांति। मैं तो मेरे को देख के जब मैं देखा, मैंने वहाँ पे मैं अचरज में पड़ गया। और हमारे त्यौहार उनसे कम नहीं, हमारे होली, दिवाली, दशहरा हमें बिल्कुल धूमधाम से मनाना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस देश के हैं, हम इस धर्म के हैं, इस समाज के हैं, इस जिले के हैं, इस परिवार के हैं, और खुद पे भी गर्व रखना चाहिए। हेलो सर, धन्यवाद मेजर साहब। आप द्वारा बताई गई सारगर्भित बातों से निश्चित रूप से युवा हृदय को एक नई दिशा मिलेगी और वो एक प्रैक्टिकल सोच के साथ भारत की इस विकास यात्रा में अपनी भागीदारी देंगे। धन्यवाद। अब मैं विधिवत रूप से सत्र समापन की घोषणा करता हूँ और मेजर साहब से निवेदन